लोसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। भारतीय बाजारों में आज फिर फर्राटा तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि वहां पर 400 अंकों का इजाफा। क्या होगी आपकी क्लोजिंग रणनीति, उस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। वीकली एक्सपायरी के दिन बैंकिंग शेयर दिखा रहे हैं जोश। बैंक निफ्टी करीब 400 पॉइंट ऊपर, निफ्टी भी 20,000 के पार टिका। मिड कैप स्मॉल कैप में भी नीचे से 1% से ज्यादा की रिकवरी, एडवांस डिक्लाइन भी सुधरा। सरकारी बैंकों में तूफानी तेजी। निफ्टी का पीएसयू बैंक इंडेक्स आज 3% से ज्यादा उछला। बैन से निकलने के बाद पीएनबी के शेयर में 7% तक की तेजी। कैनरा बैंक में 4% की बढ़त। कल की तेज गिरावट के बाद सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स में भी दिखाई रिकवरी। फार्मा शेयरों में लगातार तीसरे दिन तेजी। निफ्टी फार्मा इंडेक्स करीब 1% ऊपर, ग्रैन्यूल्स में 4% से ज्यादा की तेजी। औरो फार्मा, एल्केम और बायोकॉन भी 1 से 2% ऊपर। और सब्सिडी को करीब 2,500 करोड़ के ऑर्डर से जीएमआर पावर में जोरदार बढ़त। आज स्टॉक 10% के अपर सर्किट पर। वहीं अच्छे ऑर्डर विंस के बाद केईसी में भी दिखी तेजी। और एप्पल ने लॉन्च किया आईफोन 15। 4 वेरिएंट में मिलेगा फोन। बेस वेरिएंट की भारत में कीमत 80,000 से 90,000 के बीच। एंड्रॉयड के चार्जर से हो सकेंगे चार्ज। गुड आफ्टरनून। कमाई का अड्डा में स्वागत है। तो हर्षदा में और वीरू रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ। 80 से 90,000 सिर्फ बेस वेरिएंट की कीमत है। तो जो हायर वर्जन हो उनकी आप प्राइस एज्यूम कर सकते हैं क्या होगी। खैर मार्केट पे आते हैं। आज इन्होंने तेज़ी की वो शायद ले लें आईफोन हर्षदा। और एक चीज़ जो बहुत क्लियर थी और जो हम लगातार 2 दिन से बात कर रहे हैं कि फोकस करें आप बैंक निफ्टी पर और फोकस करें पीएसयू बैंक निफ्टी पर। और आज दोनों में ब्रेकआउट। और आज तो बैंक निफ्टी ने दिखा दिया है कि अब वो जो एक अनफिनिश्ड बिजनेस है बैंक निफ्टी का, ऑल टाइम हाई की तरफ जाने का, वो अब तैयार है बैंक निफ्टी 45,900 के काफ़ी करीब। और बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा हाथ आज की रिकवरी में मिड कैप्स ने आज भी अंडर परफॉर्म किया है। हालांकि लोअर लेवल से शानदार रिकवरी वहाँ भी देखने को मिली है। एक समय ऐसा लग रहा था कि सेकेंड डे रनिंग मिड कैप में कोलैप्स होगा और उस समय तो लग रहा था कि सिर्फ लार्ज कैप ही चलेंगे, लेकिन लोअर लेवल से मिड कैप भी चलें और एडवांस डिक्लाइन भी इंप्रूव हुआ है। लेकिन आज सुबह जो सबसे पहला जिस स्टॉक ने एक इंडिकेशन दिया था कि मार्केट में आज एक शायद तूफानी तेज़ी की शुरुआत होगी, वो था एचडीएफसी बैंक। बाय द वे ये एडवांस डिक्लाइन देखिए क्या एकदम शानदार मछली जैसा पैटर्न बना है यहाँ पर। सबसे पहले सुबह सुबह एचडीएफसी बैंक ने एक साइन दिया कि वो लीडरशिप के लिए तैयार है। और एचडीएफसी बैंक जिस तरीके से आज भागा है, ये क्लियरली मुझे एक इंडिकेशन दे रहा है कि अब हम ऑल टाइम हाई की तरफ बैंक निफ्टी पे भी जा रहे हैं। क्लियरली एक बहुत ही बढ़िया सेशन। और ये खूबसूरती देखने को मिलती है जब एचडीएफसी बैंक वाकई में दिल से पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि ये रुक रुक के गेम में हमने देखा था निफ्टी बैंक का कुछ नहीं हो रहा था। अब जहां पर दिल खोलकर खरीदारी एचडीएफसी बैंक में आने लगी है, वो निफ्टी बैंक में क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आज का हीरो तो अनडाउटेडली निफ्टी बैंक ही है। अनुज, कंसिडरिंग उसी की एक्सपायरी के दिन हम 400 पॉइंट का इजाफा देख रहे हैं। बिल्कुल। और ये चीज हमने कल डिस्कस की थी हर्षदा कि अगर इन्फ्लेशन नंबर बिनाइन आ गया तो आज शायद बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा देगा। अब ऑल टाइम हाई तो फिर भी अभी थोड़ा दूर है मेरे ख्याल से। नेवर से नेवर इन मार्केट, जिस तरीके से मार्केट चल रहा है और एक्सपायरी है 458 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए लास्ट के 1 घंटे में से कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन खैर आज नहीं तो कल, लेकिन ऑल टाइम हाई तो लगना है यहाँ पे। लेकिन पहले मैं निफ्टी की बात करूंगा। देखिए निफ्टी अब 20,080 से 20,110 का वो जो रेजिस्टेंस जोन है, जो आज सुबह हमने डिस्कस किया था, रेजिस्टेंस जोन एक ही था 20,080 से 20,110। वो ऑप्शन जोन कह लीजिए, उसको कल का हाई कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, यहाँ पर अब उसकी तरफ बढ़ रहा है। अगर हमने इसको क्रॉस किया 20,110 को, तो 20,250 की तरफ हम बढ़ेंगे। देखिए आज हमारी मॉर्निंग की स्ट्रैटेजी भी क्या थी कि डिप्स में 20,200 की कॉल लीजिए आप मंथ एंड की। वीकली पे इतना भरोसा नहीं है मुझे, मंथ एंड की कॉल्स दीजिए। मेरे ख्याल से वो स्ट्रैटेजी अभी भी इंटैक्ट है। और अब अपना स्टॉप लॉस रखें बहुत क्लियर 19,850 का। एक चीज़ और क्लियर हो गई, लगातार 2 दिन से 19,900 टू 20,000 बाय जोन है। कल का लो था 19,910 के करीब, आज का लो कल के लो से बेटर 19,944 उसी जोन में। तो ये जोन अब बाइंग जोन हो गया। अब आपने बात की बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट के घंटे में पॉसिबल है कि आप एक वर्टिकल मूव देख लें।
और अगर एक बार 46,000 निकल जाए, 45,900 के तो ऊपर हम निकल गए हैं, यहाँ पर अगर हम टिक जाएंगे और 15-20 मिनट हटता, तो जो बाकी की बची खुची शॉर्ट कवरिंग है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग कहाँ होती है? 45,800, 45,900, 46,000। एक बार ये जोन निकलना शुरू होगा तो मुझे लग रहा है बड़ी तेज़ी हो सकती है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में बस अब इस हफ्ते नया हाई लग जाना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी इसी चीज़ की वेट कर रहा था कि एक इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो और एक रेट कट की एक्सपेक्टेशन बढ़े। इसमें एक चीज़ और जोड़ दीजिए बस आप, आज शाम का जो यूएस का डेटा आना है इन्फ्लेशन का, अगर वो बिनाइन आया और अगर उसकी वजह से फेड ने पॉज कर दिया, फिर आरबीआई के पास कोई रीज़न नहीं होगा अगली उसमें पॉलिसी में डविश साउंड करने के अलावा। और अगर वो डविश साउंड करेंगे तो ये मार्केट प्राइसिंग कर लेगा, फिर ये मार्केट प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है। प्लस एक दो चीज़ जो और इंटरेस्टिंग हुई है, एचडीएफसी बैंक और कोटक, ये दो स्टॉक्स जो बैंक निफ्टी को लगातार तंग कर रहे थे, दोनों टर्न हो गए। बाकी बैंकों में कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत इन दोनों स्टॉक्स में थी, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ये दोनों टर्न हो गए। मुझे लग रहा है हम न्यू हाई की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे हैं बैंक निफ्टी में। तो काफी तगड़ी बढ़त देखने को मिल रही है बाजारों में, और देखते ही देखते 90 पॉइंट ऊपर अब आपको निफ्टी भी दिखाई देगा। तो क्लियरली उस अपर रेंज में मार्केट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वीरू, आफ्टरनून, बताइए नजरें किन किन स्टॉक्स पर आज? गुड आफ्टरनून हर्षदा, गुड आफ्टरनून अनुज। आज नजरें एचडीएफसी बैंक में भी थी मेरी, इनफैक्ट सुबह भी अनुज और मैं डिस्कशन कर रहे थे हर्षदा, जैसे ही इसने वो 1639 की ट्रेजेक्ट्री 9:45 के आसपास काटी, दरअसल एक वो पॉइंट था, वो 11 अगस्त का ब्रेकडाउन पॉइंट था। मैं इस वक्त जो डेटा दे रहा हूँ हर्षदा वो ये है, क्योंकि अनुज काफी टिप्पणी कर चुके तो दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा इसकी स्ट्रेंथ को, लेकिन जब ये 1600 के ऊपर आया था तो हमें विजिबल थी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग एट 1600, मतलब एक डिप भी आया कल, लेकिन इसने 1600 वॉलेट नहीं किया। 6200 कॉन्ट्रैक्ट एचडीएफसी बैंक की 1600 की पुट में खड़े हैं, द हाईएस्ट ओआई इन एनी स्ट्राइक। लेकिन आज एक्शन बढ़ गया है एट द मनी पुट पे। अब सारा का सारा कंसंट्रेशन है 2000 आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ 1640 की पुट पे। तो एचडीएफसी बैंक के डेटा इस वक्त अच्छे लग रहे हैं। स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 1640 1650 की स्ट्राइक पे है, प्लस इसकी ऊपर की कॉल्स लाइक 1660 में शॉर्ट कवरिंग है और 1700 की कॉल में भी आज काफी शॉर्ट कवरिंग है। तो मैं 1700 की बात तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, स्टैट्स एचडीएफसी बैंक के ऑप्शन स्टैट्स बहुत अच्छे हैं और ह्यूज शॉर्ट कवरिंग 1638 का क्लस्टर काटते ही साथ। फिर आता हूं कुछ और काउंटर्स पे जहां पे अच्छे खासे मूव मिल रहे हैं। इसमें एक बार आप लेके आइए आपकी स्क्रीन पे पूरा बैंकिंग, आई मीन पीएनबी तो हमने फर्स्ट स्टॉक पकड़ा था आज सुबह सुबह, पीएनबी में काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। यहां पर भी आज पीएसयू बैंक इंडेक्स सुबह सुबह वो पहला इंडेक्स था जिसने अपटिक्स दिखाए थे। आप क्वांटम ऑफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखिए हर्षदा, लगभग 3% ओआई घटा है यहाँ पे। ह्यूज शॉर्ट कवरिंग सारे पीएसयू बैंक्स में डे हाई पर। बैंक ऑफ बड़ौदा लिखे आइए आपकी स्क्रीन पे, ये भी डे हाई पे खड़ा हुआ है। पूरा बैंकिंग स्पेस वाइब्रेंट, स्ट्रॉन्ग, और क्योंकि एक्सपायरी डे है तो मैं सारे स्टॉक्स यही लिखे आया हूं। आप क्वांटम ऑफ ओआई एडिशन सबसेक्शन देखिए 43 लाख, तो बैंकिंग पे नजर है मेरी। और एक एनबीएफसी जिसको मैं स्पेशली डेटा खंगाल के लेके आया हूं, दैट्स एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। मेरे ख्याल से परसों या तरसों ये स्पॉटलाइट में अनुज ने इसका उल्लेख किया था। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 451 पे ट्रेड कर रहा है, पुल बैक फ्रॉम 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन ये स्टॉक अब ऑलमोस्ट अक्टूबर 2021 से लेकर अब तक की जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है उसको बाइसेक्ट करने की कोशिश करता हुआ इस स्टॉक पे नजर रखिएगा। शॉर्ट कवरिंग इसमें स्पेशली 12 बजे के बाद काफी अच्छी खासी देखने को मिली है हर्षदा। जी हाँ, काफी इंटरेस्टिंग मूव्स वहां पर आते हुए। और आप इनफैक्ट पीएसयू बैंकों का जिक्र कर रहे थे, अगर आप ट्रेंडिंग काउंटर्स में देखें तो एक वो पीएसयू कंपनी है जो पहले भी भाग चुकी थी, फिर थोड़े से करेक्शन में आई और अब फिर रफ्तार पकड़ रही है, कोल इंडिया। 3.5% के गेंस, एक और सत्र जहां पर इतनी मजबूत तेजी के साथ स्टॉक भागता हुआ 280 पर आ चुका है। आज ग्रेसिम में हमने देखा है फिर से खरीदारी का रुझान, और बाकी सीमेंट काउंटर्स भी रेडार पर आगे रहेंगे। भारतीय एयरटेल में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स देखने को मिले, करीब 909 के आसपास 2% की तेजी। और बीपीसीएल जैसी कंपनियां जहां पर कच्चे तेल में उबाल आ रहा है, ओएनजीसी ऑयल इंडिया को लेकर निराशा हाथ लग रही थी, लेकिन यहाँ बीपीसीएल जैसे ट्रेड्स में तेजी है। आरती इंडस्ट्रीज 5% ऊपर, ग्लेनमार्क फार्मा 5% के गेंस पर, ग्रैन्यूल्स इंडिया में 4.5% का इजाफा, और जीएनएफसी भी है जो 4% की तेजी दिखा रहा है। तो कुछ मिड कैप्स में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक देखने को मिला है। एलएनटी कल पूरे जोर शोर में भागा, 3% के गेंस थे आज, उसमें आधा प्रॉफिट बुकिंग आती हुई। एचडीएफसी लाइफ और बाकी लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स में हम देख रहे हैं कुछ मुनाफा वसूली। इन्फो एज थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है, और इंडियन होटल में भी हम देख रहे हैं हल्की सी मुनाफा वसूली की शुरुआत होती हुई।
तो ये फिलहाल आपके लिए स्थिति। और इस बीच पीएसयू बैंक इंडेक्स देखिए रिकॉर्ड हाईस पर, और वीरू कुछ हाईलाइट भी कर रहे थे उन सभी काउंटर्स को, अनुज भी मेंशन कर रहे थे कि इन्हीं बैंकों की तरफ से वो एक्स्ट्रा एज भी आज मार्केट में लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स में आपकी क्या रणनीति हो, इस पर बात करेंगे फंडामेंटल्स पर जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह से। ऑफ कोर्स टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, अमित सेठ और चंदन तापड़िया होंगे हमारे साथ 2:20 पर। फिर सेक्टर स्कैन में आज नजरें जाएंगी सीमेंट सेक्टर पर। हाल ही में आपको बता रहे थे हम कि ईस्ट इंडिया में कुछ प्राइसेस में इजाफा बन रहा है। ऑन द ग्राउंड कहां और प्राइस हाइक आते हुए दिखाई देंगे, किन कंपनियों को इसका फायदा मिलेगा। शेर खान बाय बीएनपी पारिबा के रिसर्च एनालिस्ट डोनाल्ड सियोनी हमारे साथ होंगे। फिर आज फोकस 2 स्टॉक्स पर, एक तेजी में भारतीय एयरटेल और दूसरा जिसके लिए थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई है लेकिन आगे गिरावट का ज्यादा बड़ा खतरा है। इंडिगो और इंटरग्लोब दोनों पर नजरें रहेंगी, सुमित को जोड़ेंगे। 240 पर हर रोज की तरह 4 का चौका लेकर आएंगे। सस्ता ऑप्शन मानस जायसवाल तैयार करेंगे। राजेश सातपुते बताएंगे आज एफएनओ का सुपरस्टार चार्ट का चमत्कार हम लेंगे अमित सेठ से। और गौरांग शाह आपको बताएंगे आज का मिड कैप फंडा। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ पाइपर सेरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल होंगे। फिर रुक करेंगे मार्केट क्लोज की तरफ 3:10 पर बीटीएसटी या एसटीबीटी क्या किया जाए और आज का क्लोजिंग का ट्रेड, ये सब होगा आपके लिए हाजिर। ओके जी हाँ, देखिए इस समय लेकिन पीएनबी 8% ऊपर, एफएनओ का सेकंड टॉप गेनर कैनरा बैंक हमने कल स्पॉटलाइट में डिस्कस किया था। कल तो खैर पूरा मार्केट अलग मूड में था, लेकिन आज यहाँ पर शानदार मूव्स आते हुए, उसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा एक और स्टॉक जहाँ पर अच्छा मोमेंटम इस समय आपको दिखाई देगा। तो ये सब स्टॉक्स इस समय इनके एक बार इंट्राडे चार्ट्स देखते हैं, उसके बाद अपने एक्सपर्ट से कॉल लेंगे। पीएनबी से शुरुआत करेंगे, उसके बाद कैनरा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी देख लेंगे। उसके बाद पीएनबी का इंट्राडे चार्ट देखिए, क्या शानदार तेज़ी, करीब 7% ऊपर। कैनरा बैंक ये करीब 4% ऊपर। और एक बार निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स लेकर आइए, इंडेक्स की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, इंडेक्स 4% ऊपर है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 4% ऊपर है। इस तरीके की तेज़ी यहाँ देखने को मिल रही है। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गावा सर, गुड आफ्टरनून, बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। मार्केट तो बहुत अच्छा लग रहा है और स्टॉक का नाम चुना है मैंने ग्रासिम। ग्रासिम में तेजी है, सेटअप सही है, ट्रेड कर रहा है 1926। थोड़ा वक्त दीजिए, 2000 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम, स्टॉप होगा 1900 का। बस ग्रासिम पर ध्यान देना चाहिए। ग्रासिम बाई साइड का ट्रेड 2000 की तरफ बढ़ता हुआ, ये खरीदारी का कॉल है। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए एचडीएफसी बैंक में खरीदारी करेंगे क्योंकि स्टॉक जब कल करेक्ट हुआ तो भी इसने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच नहीं किया, उसके नीचे नहीं गया और आज हमें वी शेप रिकवरी देखने को मिल रही है। एक रेजिस्टेंस था 1645 पे, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। तो एचडीएफसी बैंक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 1634 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1670 तक के टारगेट, 70 तक के टारगेट्स पॉसिबल है एचडीएफसी बैंक में। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में 1650 का कॉल ऑप्शन 19 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 15 रुपए की स्टॉप लॉस से भी खरीदारी कर सकते हैं और 30 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। जी हाँ, और जिस बात का उल्लेख मैं कुछ देर पहले किया था, 2 स्ट्राइक्स जहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप एचडीएफसी बैंक में है, उनमें से एक ये स्ट्राइक भी थी। एचडीएफसी बैंक और 2 ट्रेड्स आ गए हैं, एक हो गया ग्रासिम प्रकाश सर का। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेन एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, नजर है मेरी एक्सिस बैंक पे। अगर आप एक्सिस बैंक का चार्ट देखें तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला है 1000 के ऊपर। कल का दिन एक पॉज था, आज फिर से यहाँ पे 1000 टेस्ट करने के बाद रिकवरी हुई है। तो जो चार्ट दिख रहा है उसी लिहाज से लगता है एक्सिस बैंक जाएगा करीबन 1035 1040, प्योरली स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट है। तो हमें बाय करना है एक्सिस बैंक विद स्टॉप लॉस ऑफ 995 करना। यहाँ पर अमित सेठ को जोड़ लेते हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून, क्या ट्रेड रहेगा? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, हर्षिता मैम एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरा इस समय पिक रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक ने लगभग 1 से सवा महीने में एक डब्ल्यू पैटर्न बेस बनाया, राउंडिंग बेस बनाया अपने 200 डे SMA और बाकी मूविंग एवरेजेस पे। काफी अच्छा इसमें कंसोलिडेशन हुआ और स्टॉक की कंसोलिडेशन के बाद बाहर आ रहा है। नेकलाइन इसकी लगभग 585 588 के आसपास थी, उसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है और आज की कैंडल काफी बुलिश है और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है। मुझे लगता है इसमें मोमेंटम रहेगा। लगभग 596 का प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा इसका 586 का और टारगेट्स रहेंगे 615 रुपए के। 15 के टारगेट के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर एक तेजी का कॉल। सभी देखिए 3 ट्रेड्स तो आ चुके हैं, ये प्राइवेट बैंक और एक
PSU बैंक की तरफ से। गौरांग, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी नजर किस स्टॉक पर गई है? तो बहुत बहुत धन्यवाद हर्षिता आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते हमने एक कंपनी की बात की थी और हमने ये बताया था कि 900 के ऊपर अगर ये निकलता है तो शायद थोड़ी बहुत तेजी और पकड़ सकता है मध्यम अवधि में, छोटी अवधि में, और वो है भारतीय एयरटेल। मेरे ख्याल से आपने या फिर अनुज ने जिक्र किया है भारतीय एयरटेल के बारे में। 909 के आसपास मौजूदा स्तर है। अगर ज्यादा दिक्कत बाजार में नहीं है आई हर्षिता, तो मेरे ख्याल से ये काफी तीव्र गति से आपको 940 950 तक जाते हुए दिखेगा, और दूसरी तिमाही के नतीजे भी मेरे ख्याल से बहुत जल्द आना शुरू हो जाएंगे इस वित्तीय वर्ष के। लंबी अवधि के लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया वो करीबन 980 का है, वो अब तक जो हमने तिमाही के नतीजे देखे हैं उसके आधार पर। आरती इंडस्ट्रीज आज सुबह सुबह एक पीए स्टॉक पर नजर गई थी। सुबह सुबह आरती और अतुल 2 स्टॉक्स पिक किए गए थे। अब आरती में मूव देखिए आप, 6-6.5% का मूव, बहुत फास्ट मूव ये इस समय। और इनफैक्ट एंटायर स्पेस GNFC यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम। ये क्या कुछ, गौरांग सर गुड आफ्टरनून, कुछ इंडिकेशंस हैं बॉटमिंग आउट के केमिकल्स में? कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो? आपको भी शुभ दिन अनुज भाई। तो करीबन 5 या 6 कंपनीज की सूची है बुनियादी दर के आधार पर। आरती इंडस्ट्रीज उसमें से एक है, टाटा केमिकल्स है, PI इंडस्ट्रीज है, विनिति ऑर्गेनिक्स, UPL जैसी कंपनियां खरीदारी की सूची में। और एक कंपनी अगर मैं यहाँ पर ज्यादा जोर देना चाहूँ अनुज, तो वो होगा PI इंडस्ट्रीज। इस कंपनी ने मेरे ख्याल से इस क्षेत्र को बहुत शानदार तरीके से आउट परफॉर्म किया है, और जिस स्तर पर खड़ा है वो मेरे ख्याल से 3620-25 के आसपास खड़ा हुआ है। ये उसका मेरे ख्याल से सर्वोच्च स्तर के आसपास ही है। और इस कंपनी की मैनेजमेंट की कारोबार की नीतियों के बारे में हमने सुना था और उससे हम काफी प्रभावित हुए हैं। तो यहाँ अगर कोई एक स्टॉक पसंद करना होगा तो वो होगा PI इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज भी एक फंडामेंटल राय इस पर आती हुई। अच्छा, कुछ और ट्रेड्स आज देखे जा रहे हैं। मोमेंटम तो इनफैक्ट कई अलग अलग पॉकेट्स में देखने को मिला है, लेकिन कंजम्पशन थीम फिर से जोर पकड़ती हुई। एक तो टाइटन लेकर आई है और दूसरा टाटा कंज्यूमर, दोनों ही काउंटर्स में मोमेंटम है। और जैसे जैसे फेस्टिव सीजन और जोर पकड़ेगा और उसके करीब हम आएंगे, अगले हफ्ते ही मंगलवार को दरअसल हम गणेश चतुर्थी की छुट्टी मना रहे होंगे और वहीं से औपचारिक तौर पर एक बड़ी सीजन की शुरुआत हो जाती है। अमित, एक तो बताइएगा टाइटन और टाटा कंज्यूमर ज्यादा बेहतर ट्रेड क्या है, और इस फेस्टिव सीजन क्या ज्वेलरी कंपनियों में अच्छे कमाई के मौके दिख रहे हैं? उस पर मैं गौरांग की भी राय लूंगी, लेकिन टेक्निकली पहले बताइए दोनों ट्रेड्स में ज्यादा बेहतर क्या रिटर्न कमा कर दे सकता है? जी डेफिनेटली। आज मैम अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर दोनों का ही स्ट्रांग है। टाइटन का भी काफी अच्छा बेहतरीन स्ट्रक्चर है, यहाँ से लगता है और तेजी बनेगी लगभग 3350 के लेवल्स पे। टाटा कंज्यूमर का भी स्ट्रक्चर बेटर है, बट बिटवीन द टू अगर कोई मेरे को अगर फ्रेश अगर कहीं पे पोजीशन बनानी है तो वो मैं टाटा कंज्यूमर बनाऊंगा। उसका रैशनल ये कि ये जस्ट अभी अपने बेस से बाहर आ रहा है, वेरी नियर टू इट्स 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। टाइटन में ऑलरेडी एक हमने देखा रनअप आ गया है, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि जगह ज्यादा है ऊपर जाने की। तो टाटा कंज्यूमर में एक पोजीशन बनाई जा सकती है, वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, राउंडिंग बेस से बाहर आ रहा है। 881 का लगभग प्राइस है इसका। टारगेट्स इसके रहेंगे लगभग 900 से 910 और स्टॉप लॉस रहेगा 865 का। ओके, तो ये फिलहाल 910 के लिए टाटा कंज्यूमर ज्यादा एक बेहतर ट्रेड है। गौरांग, टाइटन क्या इस फेस्टिव सीजन में यहाँ पर और भी तेजी बनती दिखाई देगी, क्योंकि स्टॉक अब 3266 के लेवल्स पर आ चुका है और हम गोल्ड की प्राइसेस देख रहे थे थोड़ी सी नरम हो रही है, ऑल कर्टसी जो मजबूत डॉलर हो रहा है। ऐसे में क्या सही मौका होगा यहाँ इन स्टॉक्स पे फिर कुछ दाव खेलने का, इन द होप की सेल्स बढ़ेंगी? मेरे ख्याल से मैनेजमेंट को हमने हमारे ही चैनल CNBC आवाज पर सुना था और कारोबार की नीतियों को लेकर के वो बहुत स्पष्ट थे। चाहे वो जेम्स एंड ज्वेलरी का कारोबार हो, चाहे वो रिस्ट वॉचेस का कारोबार हो, चाहे वो आई केयर का कारोबार हो, या फिर एक्सेसरीज एंड बैग्स का कारोबार हो, और काफी लंबे समय से यहाँ पर भी खरीदारी की रही है। और त्योहार का सीजन अभी से लेकर के मेरे ख्याल से इस साल के अंत तक चलेगा, क्योंकि फिर बाकी अन्य त्योहार आएंगे और उसके साथ साथ शादी ब्याह का मौसम भी आएगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। 3800 तक के लक्ष्य हमें लग रहा है ये स्टॉक्स आपको दे सकता है, अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो।
बिल्कुल, हम पैनल में कितने सारे लोग हैं, लेकिन पकड़ा टाइटन हर्षदा ने। सही आदमी ने पकड़ा, बिल्कुल बिल्कुल सही आदमी ने पकड़ा। 3267 यहाँ पे, जिसने पता नहीं कितने सालों में सोना खरीदा ही नहीं है, लेकिन स्टॉक को देख के मजे आते हैं। वैसे हर्षदा, नहीं पर हर्षदा बताऊं, मैं अब सिर्फ सोना नहीं, अब इनकी जो वॉचेस है ना, अब आप किसी भी अच्छे शोरूम पे जाइए, इनकी जो वॉचेस हैं, जो वॉच डिवीजन है इनका, और स्पेशली डिजिटल वॉचेस जो हैं, बेहतरीन। मतलब अब आप एप्पल का कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, लेकिन 10-15 हज़ार के रेंज में इतनी अच्छी वॉचेस है ना बाकी टाइटन की। खैर इस पर लौटेंगे, कभी बात करेंगे, लेकिन जरा स्क्रीन पे लेके आइए मिड कैप इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स का आज का देखिए, हालांकि लेवल्स पे मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता, बट लो रहा 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अनुज, कल देख के एक स्पेस को बहुत डर लग रहा था। अब दो चीजें हैं इस कल के फॉल में और आज के पुलबैक में, दो चीजें हैं। कल गिरना थोड़ा खराब था, जिस तरीके से गिरे, जिस न्यूज फ्लो के बीच में, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक चीज है कि ओवरहीटेड स्टॉक्स में शायद एंट्री का मौका मिल रहा था। कैसे देखेंगे इस मिड कैप के फॉल को और आज के पुलबैक को? बिल्कुल, देखिए बीरू, इसमें इशू क्या है सारा का सारा कि मिड कैप्स में इंडेक्स को लेकर आप एक व्यू नहीं ले सकते। आपको एक पॉकेट्स में, इंडिविजुअल पॉकेट्स में आपको व्यू लेना होगा। उस पॉकेट्स में एक व्यू ये बन रहा था कि जहां पर बहुत ज्यादा एक ओवर क्राउडिंग हो गई थी, जैसे डिफेंस या रेलवेज, उन स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट बुक करनी चाहिए, या फिर जो ओवर लेवरेज स्टॉक्स हैं। और जो चीज मैं कही थी कि आज और कल में कुछ ऐसे मिड कैप्स पिटे होंगे जो दोबारा अपने हाइस नहीं देखेंगे, इस बात को मैं अभी भी मेंटेन कर रहा हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अक्रॉस द बोर्ड बास्केट बेच दें। मैंने कभी ये नहीं कहा कि सारे मिड कैप्स बेच दें। जहां पर लेवरेज बहुत ज्यादा है, जहां पर आपको क्वेश्चनेबल क्वालिटी के स्टॉक्स भी बहुत बढ़े हैं, और कई बार मार्केट की रैली में वो स्टॉक्स भी बढ़ते हैं, वहां से पैसा थोड़ा शिफ्ट करके, वहां अगर आपने पैसा बनाया है, उस पैसे को निकालकर अब थोड़ा लार्ज कैप के कंफर्ट में लगा दें। और उस व्यू पर मैं अभी भी इंटैक्ट हूं। देखिए, आज भी लार्ज कैप ने आउट परफॉर्म किया है, कल भी लार्ज कैप ने आउट परफॉर्म किया था। मेरा ये मानना है कि अगले 10-12 दिन तक लार्ज कैप आउट परफॉर्म करेंगे। मिड कैप हो सकता है बहुत ज्यादा गिरे ना, वो एक दिन के कल की गिरावट के बाद और आज उसको रिविजिट करने के बाद हो सकता है कि बहुत ज्यादा गिरे ना, लेकिन यहां से वापस एक्सपेक्ट करना कि वही स्टॉक्स वापस प्रीवियस हाई पे एकदम से आ जाएंगे, वो नहीं होगा। उसमें टाइम लगेगा और लगना भी चाहिए। लेकिन मार्केट का ओवरऑल जो टेक्सचर है वो अभी भी अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खासतौर से जैसे कि बैंक निफ्टी और वापस पार्टिसिपेट कर रहा है। अब देखिए, मिड कैप की बात कर रहे थे हम, पीएसयू बैंक फॉर एग्जांपल, ये एक मिड कैप पॉकेट है जहां पर एक वैल्यूएशन का कंफर्ट है आपके पास। अगर आप यहां पर इस लेवल पर अगर मिड कैप्स खरीद रहे हैं तो उन स्टॉक्स में खरीदिए जहां पर आपके पास थोड़ा सा एक मिड कैप का कंफर्ट हो। अब तक हम एक मोमेंटम चेजिंग मार्केट में थे, वो मोमेंटम चेजिंग पे एक ब्रेक लगा है मिड कैप में, लेकिन मिड कैप में अभी भी अपॉर्चुनिटीज हैं। ऐसा नहीं है कि अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है, लेकिन थोड़ा सा बीरू सेलेक्टिव होकर अब आपको ये मिड कैप पॉकेट को अप्रोच करना पड़ेगा। जी हाँ, सेलेक्टिव होके, और इसमें कोई राय नहीं। आई मीन गौरांग, इनफैक्ट जो अनुज ने यहाँ पे टिप्पणी करी कि ये डिप आपको सेलेक्टिव होकर बाइंग करने का मौका दे रहा है। अब देखिए, ठीक है, आई मीन G20 समिट में रेलवे के लिए बहुत कुछ निकल के आया, और लेकिन आरबीएनएल एक हफ्ते में, इस बीच यहाँ पे एक खबर आ रही है, आईओसी ने 75,000 नए एलपीजी कनेक्शन देने को मंजूरी दे दी है, आईओसी ने। अब ये कौन से में है कनेक्शंस, उज्ज्वला में है या फिर नॉन उज्ज्वला, इस पे बात कर लेते हैं लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी हैं हमारे साथ। लक्ष्मण जी, बताइए ये कनेक्शंस, कितने कनेक्शंस आईओसी ने अप्रूव किए नए जारी करने के लिए? ने अप्रूव नहीं किए हैं, दरअसल ये कैबिनेट ने अप्रूव किया है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमी। जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, ये उज्ज्वला में है लक्ष्मण, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, ये दरअसल कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 75,000 नए उज्ज्वला कनेक्शन यानी एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला स्कीम के तहत दिए जाएंगे, इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री ने पहले किया था, आपको याद होगा। इस स्कीम के तहत जो है आपको जो फैसला लिया गया है उसमें आपको पैसा सरकार सब्सिडी देगी, 1650 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। ये ओएमसी को रिइंबर्स किया जाएगा कनेक्शन के एवज में। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहला रिफिल होगा,
ध्यान दीजिएगा, जो पहला रिफिल होगा उज्ज्वला स्कीम के तहत इन 75,000 नए कनेक्शन को, उस पहले रिफिल का खर्च जो है वहन करेगी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां। इसका खर्च सरकार वहन नहीं करेगी। तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि सीसीए ने फैसला लिया है 75,000 नए एलपीजी कनेक्शन देने के लिए उज्ज्वला स्कीम के तहत, और इसके लिए सरकार 1650 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को रिम्बर्स किया जाएगा। लेकिन पहले रिफिलिंग का खर्च जो है सो वो उनको खुद वहन करना पड़ेगा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को। तो ये एक बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। हालांकि औपचारिक ऐलान जो है वो आपको मुझे लगता है कि 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उस 3 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो है औपचारिक ऐलान यहाँ पे होता हुआ आपको दिखेगा। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया ये न्यूज़ ब्रेक करने के लिए। तो आज 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कैबिनेट की, उसमें ये आएगा। लेकिन ये अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर गौरांग क्या अप्रोच रखे हैं यहाँ पर? एक बड़ी रैली आई, उसके बाद अब ऑब्वियसली यहाँ पर एलपीजी प्राइस कट करने का एक डिसीजन लिया गया, और अब तो पेट्रोल डीजल की भी शायद बात हो रही है कि इलेक्शन से पहले वहाँ भी एक कट आए। लेकिन आपकी अप्रोच क्या होगी इन स्टॉक्स पर? अनुज, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, ये मेरे ख्याल से शब्द इस्तेमाल करना जायज होगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। ऑप्टिमिस्टिक इसलिए क्योंकि मेरे ख्याल से आईओसी के साथ साथ बाकी अन्य ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ग्रीन हाइड्रोजन पर सोच रही है, और वो आने वाले समय में कामकाज शुरू कर देगी। कॉशियस इसलिए क्योंकि एक तरफ कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, $90 प्रति बैरल के पार चला गया है ब्रेंट, और 90 का करीब नाइमेक्स आ गया है। और ऐसे वातावरण में जहां पर राज्य स्तर पर चुनाव है और अगले साल एक बड़ा चुनाव है, ऐसी परिस्थिति में किसी भी तरह के ऊपर के तरफ के दाम होने की तो संभावना बहुत कम है। उल्टा दाम कम होने की और थोड़ा बहुत और सब्सिडी का बोझ जो है वो इन कंपनियों पर आए, ऐसा अनुमान हम लगा करके चल रहे हैं। खरीदारी की राह है तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर, लेकिन परिस्थिति जो है वो थोड़ी बहुत हावीपन कर सकती है इनके नतीजों पर। फिलहाल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर व्यू। अच्छा, टेक्निकली गावा साहब, कोई ओएमसी जो आपको इस समय ट्रेडेबल दिख रही है? देख रहा था, मुझे बीपीसीएल पर ध्यान था, एग्रेसिव कॉल है, लेकिन जो बाउंस लगा है जगह अच्छी है, और ट्रेड करा 354 पर, वेरी गुड चांस 360 365 तक जा सकता है। एक बाउंस प्ले कर सकते हैं बीपीएलसीएल पर, और स्टॉप होगा 350 का। देखा जाए तो स्टॉप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बेहतर ही है। तो यस, बीपीसीएल पर ध्यान है। बीपीसीएल पर ध्यान है। चलिए अब कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। एक स्टॉक जिसकी हम चर्चा बहुत कम करते हैं, मैं सिर्फ प्राइस से उसका मॉनिटर कर रहा हूँ, बैन में वैसे ही तो इसको कुछ ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, लेकिन इंडियाबुल्स हाउसिंग कल डाउन सर्किट पे, आज अप सर्किट पे। ये स्टॉक्स जो है ये खैर रिटेल के लिए है नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। लेकिन आज 12% ऊपर ये स्टॉक, अच्छे मूव्स यहाँ पर। उसके अलावा क्या, एनएमडीसी आज मेटल्स में 4.5% के मूव्स एनएमडीसी में, और अच्छा मोमेंटम यहाँ पर। मानस, कोई व्यू एनएमडीसी पर? देखिए, एनएमडीसी का अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो वो तो बिल्कुल पॉजिटिव है। कल हमने एक डिप देखा, लेकिन उस डिप में भी इसने 20 डे मूविंग एवरेज के बहुत काफी ऊपर ही सपोर्ट ले लिया, और फिर हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन क्योंकि इसका जो मेन ट्रेंड है वो बुलिश है, इसलिए मेरी राय में तो खरीदारी ही करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपके 138 के नीचे रहेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार 145 का जो हर्डल है स्टॉक्स को क्रॉस करेगा और 150 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इनफैक्ट हर्षिता, आज सुबह मैं एक चीज़ डिस्कस कर रहा था कि मेटल्स में आज एक अच्छा मोमेंटम शायद एक्सपेक्टेड है। एक बार मेटल्स इंडेक्स लेकर आइए। एक तो आज का चार्ट देख लेते हैं इसका, आज डे हाई पर, और अभी ये अपने लाइफ टाइम हाई के काफ़ी करीब है। इनफैक्ट काफ़ी रिसेंटली इसने लाइफ टाइम हाई बनाए भी हैं इस इंडेक्स ने, और ये एक नियर टर्म में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी अगर जो मोमेंटम अप्रोच कर रहे हैं मार्केट में, वो इस पर फोकस कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा लंबा चार्ट अगर ले आएँ, 3 महीने का, 6 महीने के करीब, तो हाँ, ये जो कैंडल स्टिक है 1 महीने का, कल ऑब्वियसली एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी, वो तो कल पूरी मार्केट में प्रेशर था इसके लिए। लेकिन आप 3 महीने का चार्ट देखेंगे ना, काफ़ी बुलिश चार्ट है ये। अब ये चाइना का ये जो इस बार वाला मामला है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं पता नहीं। अगर तो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये फिर गंदे गिरेंगे स्टॉक्स, प्रॉब्लम ये है। लेकिन अगर वो सक्सेसफुल रहा तो मेटल्स में मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है। टेक्निकली अगर आप देखेंगे वेदांता, टाटा स्टील, सेल, ये सारे के सारे स्टॉक्स में यहाँ पे अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है। तो ये एक स्पेस है जहाँ पर
एक इंटरेस्टिंग ट्रेड्स बन सकती हैं कुछ समय के लिए। जी, ये इस पॉकेट पर नजर रखें और अलग अलग तरीके के स्टॉक्स हमने देखे भी हैं जहां पर एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान कॉपर पर मेरी नजर जा रही थी कुछ देर पहले, वहां पर एक अच्छा खासा स्पाइक है। दूसरे ऑफकोर्स दिग्गज काउंटर्स में समय रहते तेजी आई है। अच्छा, इस बीच लक्ष्मण हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। ये सुवेन फार्मा वाली डील के लिए जो एफडीआई आ रहा था उसके लिए भी मंजूरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। लक्ष्मण, क्या अपडेट है आपके हाथ में? एक्सक्लूसिव जानकारी आपको क्या हाथ लग रही है? हाँ, दरअसल ये जो है सुवन फार्मा में एफडीआई के प्रस्ताव को यहाँ पे मंजूरी दी गई है। ये एफडीआई के प्रस्ताव को जो मंजूरी दी गई है उस प्रस्ताव के तहत जो है वो कुल रकम आपको बता दूं कि ये कुल रकम है आपको 9,500 करोड़ रुपए के एफडीआई को मंजूरी दी गई है। ये सुवन फार्मा में एक आपको याद होगा कुछ दिन पहले कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे ब्रिहंदा लिमिटेड की तरफ से एक्विजिशन करना था सुवन फार्मा में 76.1%, उसको सीसीआई ने मंजूरी दी थी, लेकिन कैबिनेट के तहत ये उसके एक्विजिशन के तहत एफडीआई का जो पैसा आना था उसको यहाँ पे मंजूरी आते हुए दिख रही है। ये ब्रिहंदा लिमिटेड जो है साइप्रस की कंपनी है और वहां से एफडीआई आना था, उस एफडीआई को दी गई है मंजूरी। कुल रकम बता दो फिर से 9,589 करोड़ 9589 करोड़ रुपया जो है ये जो है इसके एफडीआई को मंजूरी दी गई है सुवन फार्मा में। तो ये एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि बता दूं कि जब ये 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एफडीआई का प्रपोजल होता है तो उसको कैबिनेट से मंजूरी लेना जरूरी होता है, क्योंकि 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एफडीआई का प्रपोजल है, इसलिए कैबिनेट के पास गया और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक में आज इसे मंजूरी दे दी गई है। ये सारे सूत्रों के हवाले से खबर है। 3 बजे औपचारिक ऐलान होगा। जी हाँ लक्ष्मण जी, खैर आपने खबर दे दी तो औपचारिक ऐलान भी हो ही जाएगा, लेकिन ये खबर जो है इसको भी समझ लीजिए, ये स्टॉक जो है फ्लैट ही है, क्योंकि ये खबर ऑब्वियसली एडवेंट ने 50% प्रमोटर स्टेक बाय करने की घोषणा की थी, वो करीब 6,300 करोड़ का था। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि बाकी का ये ओपन ऑफर के लिए है, क्योंकि अगर आप 50% प्रमोटर का स्टेक बाय कर रहे हैं तो बाकी आपको ओपन ऑफर देना होगा। इसके लिए वो 9,000 करोड़ 9,300 करोड़ का मामला यहाँ पर पूरा बैठ गया। लेकिन ये मतलब जो है ये ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ नॉन न्यूज़ है, लेकिन हाँ इसमें यह है कि अब क्योंकि वो हिस्सा बिकने वाला है प्रमोटर्स का और उसके साथ साथ ओपन ऑफर भी आएगा, इसके लिए वो इशू सारा का सारा इस चीज़ को लेकर। लेकिन स्टॉक खैर 5% ऊपर इस समय। गौरांग सर, कोई कवरेज है क्या इसके ऊपर, सुवन फार्मा के ऊपर? मेरे ख्याल से एक समय पर थी हमारी कवरेज, मौजूदा है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन आई थिंक इस खबर को लेके जैसे आप भी जिक्र कर रहे थे अनुज भाई, न्यूज बेस्ड ड्रिवन थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको ट्रिगर आता वो दिखता है, उससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा कुछ। चलिए अभी काम करते हैं, एक सेक्टर स्कैन करते हैं। पिछले कुछ दिनों से सीमेंट सेक्टर में अच्छी तेजी रही है। सीमेंट कंपनियों ने देश के कुछ हिस्सों में सीमेंट की कीमतों में भी बढ़ोतरी की है। इस पूरी इशू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शेर खान के सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर एनालिस्ट रोनाल्ड सियोनी हैं। गुड आफ्टरनून रोनाल्ड। सीमेंट स्टॉक्स काफ़ी मोमेंटम रहा है यहाँ पर, आपके हिसाब से इसका मेन रीज़न क्या रहा है? क्या ये प्योरली एक प्राइस हाइक की वजह से है या डिमांड काफ़ी स्ट्रांग हो रही है, ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है आपको? गुड आफ्टरनून अनुज। हाँ तो हाँ, सीमेंट सेक्टर मतलब कुछ दिनों से न्यूज़ में है, स्पेशली सितंबर मंथ में 2 टाइम्स प्राइस हाइक्स हुए हैं ईस्टर्न रीजन में, स्पेशली करीब 30 to 35 रुपीज पर बैग की प्राइस इंक्रीज हुई है ईस्टर्न रीजन में। फर्स्ट सितंबर को और फिर 11 सितंबर को भी एक प्राइस हाइक लिया गया। उसके बाद अभी भी एक्सपेक्टेशंस है कि 17 सितंबर को भी एक 20 रुपीज पर बैग का हाइक किया जा सकता है ईस्टर्न रीजन में कुछ स्टेट्स में। सो ओवरऑल ईस्टर्न रीजन में कुछ स्टेट्स में सितंबर मंथ में करीबन अप टू 90 to 100 रुपीज तक का प्राइस इंक्रीज लिया जा सकता है। उसके अलावा अदर रीजन्स की हम बात करें तो बाकी सब रीजन्स में प्राइसिंग स्टेबल है। ओनली ईस्टर्न और साउथ रीजन्स में जो प्राइसेस वीक हुई थी जुलाई अगस्त में, जो आई थिंक ईस्टर्न रीजन्स में तो मोर देन कवर अप हो जाएगी ये 2 प्राइस हाइक के बाद। सो जो ईस्ट बेस्ड प्लेयर्स है सच एज नुवोको विस्टा से भारत है, उसके अलावा जो पैन इंडिया प्लेयर्स है अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा, तो इन सबको एक अच्छा फायदा मिल सकता है इस प्राइस हाइक से। डिमांड एनवायरनमेंट की जहां तक हम बात करें तो डिमांड एनवायरनमेंट डबल डिजिट में रहने वाला है। ये साल प्री इलेक्शन ईयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी काफी डिमांड रहेगी, हाउसिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है,
तो एक डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ ये FY24 में रहेगा। और उसके अलावा अगर प्राइसेस बढ़ रही है तो ये ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करेगी। मतलब ये Q2 जो सीजनली एक वीक क्वार्टर रहता है, उसके बाद Q3 और Q4 में एक अच्छा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है सीमेंट सेक्टर में। अगर पेटकोक और कोल प्राइस की बात करें इनपुट कॉस्ट में, तो हमने देखा है कि पेटकोक और कोल प्राइसेस जो जून जुलाई में जो लोएस्ट थे उधर से 20-25% ऊपर आ चुके हैं। तो एक थोड़ा सा वॉलेटिलिटी और इंक्रीज दिख रहा है पेटकोक और कोल प्राइस में। सो एक ये भी रीजन हो सकता है कि सीमेंट प्राइसेस आगे जाके बढ़ सकते हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग डिमांड रहेगी और दूसरा पेटकोक एंड कोल प्राइसेस भी अभी निचले स्तर से ऊपर आने लगे हैं। आप क्योंकि कह रहे थे कि डिमांड में भी पिकअप देखने को मिलेगा, रोनाल्ड वैल्यूएशन के तौर पर ये स्टॉक सब कैसे स्टैक अप करते हैं? क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरह का कंसोलिडेशन और जिस तरह का इंटरेस्ट अदानी ग्रुप की तरफ से आया था, तो वैसे ही प्राइसेस में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली थी। अब क्योंकि यहाँ पर उनकी तरफ से प्ले साफ हो चुका है, प्राइसेस में पिकअप है, वैल्यूएशन कैसा है स्पेशली दिग्गज कंपनियों का, और आपका दाव किन स्टॉक्स पर रहेगा इस समय? वैल्यूएशंस की बात करें तो हाँ, FY24 पे वैल्यूएशंस है EV to EBITDA मल्टीपल पे, बट एवरेज के मल्टीपल्स के ऊपर गए हैं। बट अभी हम देखेंगे सितंबर 25 रोल फॉरवर्ड हो रहा है या FY26 अर्निंग्स पे भी रोल फॉरवर्ड हो रहे हैं, क्योंकि एक 2 से 3 साल का अच्छा एक आउटलुक और व्यू मिल रहा है। और इसके हिसाब से ज्यादातर एनालिस्ट या ओवरऑल वैल्यूएशंस जो है वो सितंबर 25 अर्निंग्स या FY26 अर्निंग्स पे मूव करेंगे। तो वहां पे अगर आप देखें सितंबर 25 या FY26 पे, तो अभी भी एवरेज EV to EBITDA मल्टीपल्स कम है एवरेज हिस्टोरिकल एवरेज से। तो यहाँ पे हमें अपसाइड हमारे जो प्रेफर्ड पिक्स है अल्ट्राटेक है, रेमको सीमेंट्स है, जेके लक्ष्मी सीमेंट है, ग्रासिम इंडस्ट्रीज है। तो ये हमारे प्रेफर्ड पिक्स है। और दालमिया भारत भी हम अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्राइस मोमेंटम आया है ईस्टर्न रीजन में, तो उसके हिसाब से एक अर्निंग्स अपसाइड या अर्निंग्स रिवीजन हो सकता है एस्टिमेट्स में हमारे। रोनाल्ड, हालांकि आपने हर बात तो यहाँ पे पूरी कर दी, बस मैं पूछ रहा था आपसे, क्योंकि आपने कहा डिमांड बहुत स्ट्रांग है और रह सकती है, क्योंकि ये प्री इलेक्शन टाइम है, रियल एस्टेट काफ़ी अच्छा कर रहा है, जो कि करीब 60 to 65% डिमांड होल्ड करता है इस पूरे सेक्टर की। और आपने कहा प्राइस हाइक के इंस्टेंसेस भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि एबिटा पर टन में एक सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट होगा सेकेंड हाफ में अक्रॉस द इंडस्ट्री? उसमें काफी सारे जो 50 to 100 रुपीज पर टन का एबिटा इम्प्रूवमेंट है पर एनम, वो रह सकता है। बट उस पे काफी मूविंग पैरामीटर्स है, सच एज की पेटकोक और कोल प्राइस भी अगर अप मूव में रहे तो वो एस्टिमेट्स में कहीं पे रिवीजन हो सकता है। या सपोज आपका प्राइस अगर नेक्स्ट मंथ में नहीं होल्ड कर पाया, तो क्योंकि काफी सारी वॉलेटिलिटी दिख रही है सीमेंट प्राइसेस में और फ्यूल कॉस्ट में इन द नियर टर्म, तो एक क्वार्टर हमें देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे जाके स्टेबलाइज हो सकती है और FY24 किस क्लोजिंग पे मतलब ये बंद होगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस और इनपुट कॉस्ट। बट हाँ, आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि 50 to 100 रुपीज एबिटा पर टन पर एनम FY24 और 25 में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। ओके रोनाल्ड, सेफर साइड। ठीक है रोनाल्ड, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सब स्टॉक्स पर बात करने के लिए। गाबा सर, टेक्निकली सुबह सुबह आई थिंक अल्ट्राटेक पर बात हुई थी, आपकी पिक भी थी सुबह, कोई और सीमेंट स्टॉक जो आपके रेडार पर आया हो? एक्चुअली यस, अल्ट्रा सीमेंट तो अच्छा लगता है। मैं इंडिया सीमेंट देख लेता हूँ, एग्रेसिव कॉल है इंडिया सीमेंट में, आपको मिलना चाहिए। 235 का स्टॉप लगाकर चले तो 255 पॉसिबिलिटी है। मैं अंबुजा सीमेंट भी देख लेता हूँ, उसमें मुझे अच्छा लगता है मूव पॉसिबली। अंबुजा सीमेंट इतना अच्छा नहीं जितना कि इंडिया सीमेंट है, मेक और ब्रेक जोन पर है इंडिया सीमेंट। आई थिंक इट्स अ बेटर प्ले। इस बीच मारुति लेके आई आपकी स्क्रीन पे एक बार खबर भी आ रही है, और 6 एयरबैग्स के नियम पर नितिन गडकरी जी का बयान आया है, उसको मैंडेटरी नहीं करेंगे कारों के लिए। एयरबैग का नियम कार के लिए अनिवार्य नहीं होगा और तर्कसंगत है भी,
ऑल्टो के अंदर और सेंट्रो के अंदर आप 6 एयरबैग कैसे लगा सकते हैं? खैर, मारुति आपकी स्क्रीन पे 10,460 के स्तर पे आगे। मारुति पे आपका टेक गौरांग क्या है? ऑल टाइम हाई 11,600 का लक्ष्य है मारुति पर लंबी अवधि के लिए। और मेरा ये भी मानना है वीरेंद्र के, मेरे ख्याल से आने वाले वर्षों में जिस प्रकार से नए लॉन्चेस की पूरी एक सूची बना करके रखी है मारुति सुजुकी ने, और इन्विक्टो के साथ साथ इन्होंने एक अलग लीग में पैर रख दिया है 20 और 22 लाख की कैटेगरी में, और डिमांड को लेकर के तो मेरे ख्याल से कोई कमी है ही नहीं। बिल्कुल। वैसे वीरू, धीरे धीरे होंगे जरूर ये मैंडेटरी एयरबैग्स, और मतलब होने चाहिए। खैर, वैसे आप उसकी बात कर रहे थे, क्या नाम है, वैगनर नहीं, सॉरी, सेंट्रो और ऑल्टो की। मैं तो सोच रहा था कि हाँ, उस ऑल्टो की नैनो चलती है क्या? अभी नैनो तो बंद हो गई है ना, नैनो प्रोडक्शन बंद हो गया। हाँ, नैनो का प्रोडक्शन बंद हो गया, वरना मैं सोचा था अगर वो चल रही होती तो नहीं, नैनो चलती है, आपको नजर आ जाएगी। पुरानी चलती है, नई प्रोडक्शन बंद हो गई है। हाँ, खैर एनीवे, ये नई प्रोडक्शन। हाँ, एनीवे एक काम करते हैं, मार्केट पर एक बार और जरा बात करते हैं। एक बार निफ्टी बैंक फिर से लेकर आइए 45,940 पर इस समय। एक बार जरा निफ्टी बैंक में 46,000 की कॉल देखते हैं इस समय कहाँ ट्रेड कर रही है। 46,000 की कॉल, करीब करीब 1.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर, जिसमें 1 करोड़ आज ही ऐड हुआ है। कॉल राइटिंग है यहाँ, पूरे दिन रही है 46,000 की कॉल में। अभी देखिए 33 रुपये पर है ये कॉल 46,000 की, और 1.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट। अब ये कॉल राइटर फंसेगा या फिर ये पूरा प्रीमियम खाने को मिलेगा, ये मेरे ख्याल से अगले 1 घंटे की सबसे बड़ी कहानी यही होगी बैंक निफ्टी पे ही। क्योंकि अगर हम 46,000 क्रॉस कर गए और 46,030 के करीब क्रॉस कर गए 3 बजे से पहले, 3 बजे के बाद नहीं, 3 बजे से पहले अगर क्रॉस कर गए तो ये कॉल राइटर फंसेगा, तब कवरिंग आएगी यहाँ पर। लेकिन इस कॉल को मैं ट्रैक करूँगा अभी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही है ये बैंक निफ्टी की, कई बार फीलिंग आती है ना, जो वो फीलिंग आ रही है कि ये वो ट्रेंडिंग वाली एक्सपायरी लग रही है मुझे। 500 पॉइंट के करीब अब हम ऊपर हो गए हैं बैंक निफ्टी में। और एक बार जरा वो बैंक निफ्टी की जो प्लेट है ना हमारी, वो और चला देते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप, क्योंकि निफ्टी में अब हम वो डिस्टेंस क्रॉस कर चुके हैं। बैंक निफ्टी बेचारा क्यों दूर रहे उससे, 46,369 का वो ऑल टाइम हाई है, 400 पॉइंट दूर रह गए वहाँ से। और इंटरेस्टिंग है, अगर मार्केट मूड में आए तो खैर कुछ भी हो सकता है। अभी हम 45,952 पर, और एक बार ICICI बैंक और HDFC बैंक को फिर रिविजिट करते हैं। HDFC बैंक काफ़ी टाइम से स्टेबल है, एक शायद तैयारी कर रहा है एक फ्रेश एक्सपेंशन की। ये इंटरेस्टिंग है, अगर डे हाई क्रॉस करेगा। और दूसरा ICICI बैंक, उसको और ले आते हैं। इन 2 स्टॉक्स पर नज़र रखेंगे हर्षदा। मुझे, जैसे मैं कह रहा हूँ, मुझे फीलिंग आ रही है कि एक शायद लास्ट स्पर्ट जो होता है ना बैंक निफ्टी का, एक्सपायरी वाला 3 PM से पहले वाला मूव, वो शायद आने की यहाँ तैयारी हो रही है 45,950 पर इस समय। बड़ा मूव आता हुआ 45,952 हो गया बात करते करते। तो मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक बार टाटा कंज्यूमर का ट्रेड स्क्रीन पर फिर लेकर आते हैं। आपको याद होगा इसकी हम चर्चा कर रहे थे, 9-10 का टारगेट दिया था अमित ने, और स्टॉक अब 2-2.5% ऊपर। जब हमने बात की थी बहुत हल्का सा मूव देखने को मिल रहा था, मोमेंटम इधर आ गया है। अच्छा, कुछ और ऐसे काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लाने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर अगला मूव किधर आ रहा है। एशियन पेंट के लिए तो हम सुबह में देख रहे थे कि कच्चे तेल में उबाल इनके लिए नेगेटिव होगा, लेकिन जब भी कच्चा तेल उबला है एशियन पेंट का स्टॉक गिरने के बजाय चढ़ा ही है। तो मोमेंटम तो है। राजेश सातपुते, 3272 पर क्या व्यू है आपका एशियन पेंट पर? खबर तो है वैसे इनके लिए सेंटिमेंटली नेगेटिव, लेकिन स्टॉक की दशा और दिशा उल्टी चल रही है ऊपर की तरफ। हर्षदा जी, देखिए अगर आप चार्ट देखें तो लगता है कि ये कंसोलिडेट कर रहा है 3200 लोअर साइड पे और 33,300 हायर साइड पे। ये 100 पॉइंट के दायरे में अगर आप देखें तो पिछले आप देखें 10 दिनों से इसी रेंज में है। तो इस रेंज में ये जो डाइजेशन चल रहा है, निगेटिव जो न्यूज है, ये पूरा डाइजेशन चल रहा है। तो मेरे हिसाब से व्हाट इट नीड्स इज अ रेंज ब्रेकआउट। आइदर ये 3200 का लेवल तोड़े, फिर मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा जो निगेटिविटी है थोड़ा सा आप देखोगे कि नीचे की तरफ 3,3100 का लेवल यहाँ पे अनफोल्ड होगा। लेकिन चांसेस है, क्योंकि ये डाइजेस्ट हो रहा है 3,300 को, एक बार अगर ये लान दे तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग चालू होगी 3,400 तक। सो तो पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से बुल की तरफ ज्यादा बन रही है। सो 3,300 के ऊपर हम इसे एग्रेसिवली लॉन्ग देंगे।
ओके इस बीच सुबह सुबह जो स्पेस सबसे पहले पकड़ा गया था फार्मा। अब देखिए ठीक है, बैंक निफ्टी बहुत चल रहा है, एग्रेसिव है, बट ऐसा नहीं कि निफ्टी फार्मा ने सरेंडर कर दिया। निफ्टी फार्मा 15,460 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक बार लेके आइए कोल इंडिया। मानस, कोल इंडिया ऐसा नहीं था कि कल बहुत पैनिक में था, एक रीजनेबल रिट्रेसमेंट था, और मेरे ख्याल से कल का और परसों का फॉल जो था वो हार्डली आई थिंक मंडे की बराबरी करता है। आपका व्यू क्या है इस पुल बैक को, जिसमें पूरी की पूरी कल की इसने कैंडल को कवर कर लिया है? जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनके लिए व्यू, और कोई फ्रेश ट्रेड का पर्सपेक्टिव बन रहा है आपका? क्योंकि अब ये जनवरी 2019 के हाईएस्ट क्लस्टर पे डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है। मतलब अच्छा ब्रेकआउट है स्क्रीन पे। देखिए, कोल इंडिया में पिछले हफ्ते ही हमने ब्रेकआउट देखा है मीडियम टर्म चार्ट पे। स्टॉक ने 262 का एक अहम आंकड़ा ब्रीच किया है, उसके ऊपर निकला है। पिछले 2 दिनों में एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिला, लेकिन क्योंकि ये एक फ्रेश ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे है, मेरा समझना है कि कभी भी कोई करेक्शन देखने को मिले तो कोल इंडिया में खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो 310 रुपए तक के आते हैं। अभी भी करंट लेवल्स पे अगर आज के बाउंस बैक में आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 280 वाला कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं। कोल इंडिया का 280 का कॉल ऑप्शन 7 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आपको स्टॉप लॉस 3.5 रुपए का लगाना है, लेकिन ऊपर की तरफ 15 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। फिर माना सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए। देखिए, सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए बैंकिंग स्पेस पे ही ध्यान दीजिए। मेरा भी यही समझना है कि शायद आखिरी के 1 घंटे में काफी बाइंग इंटरेस्ट बैंकिंग को देखने को मिल सकता है। तो पीएसयू बैंक की तरफ देखेंगे, 210 का कॉल ऑप्शन लेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का, जो कि 5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर आप खरीदारी करिए। 2 रुपए 90 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन इस ऑप्शन में आपको 10 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का 210 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह रहेगी। 210 का कॉल आप लेकर चले। 10 के टारगेट्स यहाँ पर है 5 रुपए के आसपास है, तो डबल होने के चांसेस इस कॉल के। राजेश जी बताइए, एफनो सुपरस्टार। हर्षदा जी देखिए, नजर है फार्मा सेक्टर पे, लेकिन फार्मा में कुछ नया ढूंढ रहा था तो मुझे जाइडस लाइफ मिला। देखिए जाइडस का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक लोअर लेवल पे 630 के आसपास एक सपोर्ट बनता है, तो ये सपोर्ट से ये घूमा है, तो मुझे लगता है जाइडस में यहाँ पे मोमेंटम चलेगा 660 तक। तो 640 के ऊपर हम बाय करेंगे। करंटली इट इज 642, तो स्ट्रक्चर इस तरह से, इट्स अ बाय अबाउट 640, स्टॉप लॉस विल बी एट 632 एंड टारगेट 660 प्लस जाइडस। ओके, जायरस का ट्रेड राजेश जी का। आज के फिर सुपरस्टार अमित जी का ट्रेड पिक करते हैं, चार्ट के चमत्कार। अमित, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, मैं अल्ट्राटेक के साथ ही जाना चाहूंगा। अल्ट्राटेक का पहले तो अगर वीकली स्ट्रक्चर देखें तो वहां पे ऑलरेडी फ्लैग का ब्रेकआउट है। डेली में भी काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नजर आ रहा है। इसके प्रोजेक्शन टारगेट्स काफी ऊपर के आ रहे हैं। तो एक बार नियर टर्म के लिए 8550 का स्टॉप लॉस रखेंगे और लगभग 8850 के टारगेट्स रहेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट पे। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट ये है इस समय की कॉल। चलिए अब एक काम करते हैं, अब गौरांग के पास चलते हैं, मिड कैप फंडा जान लेते हैं। गौरांग जी बताइए आपकी मिड कैप फंडा पिक। अनुज जी, एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस से जुड़ी हुई एक कंपनी है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस। करीबन 50 के आसपास का मौजूदा स्तर है। इनके कारोबार को लेकर के जो पहली तिमाही में टिप्पणी करी थी और जो हमारा एक अनुमान है, स्मॉल टिकट साइज की जो ऋण देने वाली कंपनियां हैं, उनका मेरे ख्याल से उनके नतीजे और उनके शेयर के दामों में वृद्धि आपको काफी तीव्र गति से आती हुई दिखाई देगी। और नतीजे देखने के बाद हमने हमारा जो लक्ष्य था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस पर, वो ऊपर की तरफ बढ़ाया है और करीबन 62 के आसपास का किया है। तो अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो मेरे ख्याल से एक बेहतर विकल्प है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये है गुरांग सर की पिक। चलिए अब एक काम करते हैं, चारों की चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं। मानस ने सबसे पहले सस्ता ऑप्शन में बैंक ऑफ बड़ौदा ये एक कॉल ली, सितंबर 210 कॉल, 290 का स्टॉप, 10 रुपये के टारगेट, 5 रुपये इस समय करंट रेट यहाँ पर। राजेश सतपुर ने जाइडस लाइफ चुना एफएनओ सुपरस्टार में, 660 के टारगेट, 632 का स्टॉप लॉस प्लेस करना है आपको। अमित सेठ के पिक है अल्ट्राटेक सीमेंट। आज सुबह से अल्ट्राटेक पर काफ़ी बेट ली गई है, 8850 के टारगेट और 8580 का स्टॉप लॉस। और गौरांग ने पिक किया अभी अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये आपके लिए आज की मिड कैप फंडा पिक। 45,964, 970 ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी पर थोड़ा पुश हो चाहिए, एक बार 46 क्रॉस है तब वो शायद बची खुची शॉर्ट कवरिंग जो आनी है बैंक निफ्टी में वो भी आ सकती है, पॉसिबल है। एक काम करते हैं, लेकिन एक और स्टॉक की बात करते हैं, भारतीय एयरटेल। 2% की तेज़ी लेकिन नए रिकॉर्ड लेवल्स।
क्या कारण रहे हैं ये बताने के लिए सुमित हमारे साथ हैं। सुमित, गुड आफ्टरनून, बताइए। आफ्टरनून। देखिए, भारतीय एयरटेल रिकॉर्ड स्तरों पर आज ये स्टॉक पहुंच गया है 5 लाख करोड़ के ऊपर करीब मार्केट कैप है। बाकी आरी को भी मिला देंगे तो करीब करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास मार्केट कैप पहुंचती है। इसके अलावा ये अब तक तो लार्जली अंडर परफॉर्मर था, करीब 16% स्टॉक चला है इस पूरे साल में, तो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन अब धीरे धीरे पिकअप आ रहा है और ये नए रिकॉर्ड स्तरों की तरफ जो पहुंचा है एक लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद आते हुए दिखाई पड़ रहा है। कुछ ट्रिगर्स कामकाज कर रहे हैं। दरअसल एक पहली ट्रिगर तो इसका एक रिपोर्ट आई थी फ्राइडे को ही, CLSA की तरफ से एक रिपोर्ट थी और उन्होंने इसमें 1100 रुपये के आसपास के टारगेट्स दिए थे और बहुत एग्रेसिव कमेंट्री उनकी तरफ से आई थी। कंपनी का आरपू का नंबर जो रिसेंटली मेंशन किया है कंपनी ने वो रिकॉर्ड स्तरों पर है, 200 रुपये के आसपास के आरपूज हैं। 300 रुपये का टारगेट कंपनी इसे पहले से ही टारगेट करके चल रही है कि वो 300 अचीव करेगी। एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 7 साल जियो के लॉन्च को हो गए हैं और 7 साल में पहली बार कंपनी का जो आरपू है वो इन रिकॉर्ड्स लेवल के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ा है, हाई कंपटीशन के बावजूद भी। CLSA ने 1100 रुपये के टारगेट दिए हैं और उनका भी ये मेंशन करना है कि जो कंपनी के पोस्ट पेड ग्राहकों का एडिशन है वो बहुत स्ट्रांग है और पोस्ट पेड ग्राहकों के थ्रू कंपनी को अच्छे मार्जिन्स भी आ रहे हैं, मार्केट शेयर इंप्रूव हो रहा है। बीते 3 सालों में करीब करीब 5% के आसपास का जो मार्केट शेयर है वो फर्दर ऐड हुआ है। कंपनी का वायरलेस स्पेस में करीब 32.6% के आसपास का मार्केट शेयर था और ब्रॉडबैंड सेवाओं में करीब 29% के आसपास का मार्केट शेयर कंपनी लेकर चल रही है। लेकिन आरपू कंपनी के लिए एक बढ़िया गेम चेंजर रहा है क्योंकि इस पूरे 7 साल के ड्यूरेशन में Q1 FY17 में कंपनी के जो आरपू था 196 के आसपास था, लेकिन कंपटीशन होने के बाद, जियो के लॉन्च होने के बाद, एग्रेसिवली एक्सपैंड करने के बाद 100 रुपये तक आया ये आरपू और वहाँ से रिबाउंड करके वापस 200 आया। तो जैसे जैसे आरपूज में कम बैक है वैसे वैसे स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है और वापस अपने नए ऑल टाइम हाइस की तरफ पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ऑफ कोर्स इनका एस्पिरेशनल आरपू तो 300 की तरफ है, तो देखते हैं उसमें कितना समय लगाते हैं क्योंकि 200 तो इन्होंने Q1 में ही हासिल कर लिया है। अच्छा, इसके साथ इंटरग्लोब एविएशन का स्टॉक भी आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। स्टॉक है फिलहाल सिर्फ 1.5% नीचे, लेकिन OI इंडिकेशन, OI ओपन इंटरेस्ट इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं। दरअसल प्रैट एंड विटनी के जो इंजन्स इनके विमानों में लगते हैं, दिक्कत वहीं से उभर कर आ रही है क्योंकि प्रैट एंड विटनी की हालत फिर से गंभीर दिख रही है। सुमित, एग्जैक्टली क्या हो रहा है? देखिए, प्रैट एंड विटनी इनके लिए हमेशा से कंसर्न रहा है, आज से नहीं। जब से ये मामला उठा था पहली बार तब से लेके कंटिन्यूसली एक के बाद एक ये ट्रिगर तौर पे आता ही है। तो ये विट टाइम इन्होंने फर्दर अपने प्लेन्स को ग्राउंड करने की बातचीत थी और अब जो आगे आने वाला समय है 2023 से लेकर 2026 के दौरान यहाँ पे करीब करीब 600 से लेकर 700 इंजन रिकॉल करने की बातचीत है, यानी कि ऑन एन एवरेज ईच ईयर करीब 350 के आसपास के जो प्लेन्स हैं वो ग्राउंड होते हुए दिखाई पड़ेंगे। अभी भी फिलहाल भी कंपनी के करीब क्योंकि कंपनी के 315-316 प्लेन्स के अंदर रफली 150 प्लेन्स ऐसे हैं जहां पे प्राइट एंड विटनी के इंजन लगे हुए हैं, तो इन्हें उसकी वजह से अपने प्लेन्स को ग्राउंड करना पड़ता है। तो पहला कंसर्न तो इनके लिए यही खड़ा हुआ है और इसके साथ साथ जो बाकी टेलविंड भी, बाकी हेडविंड भी आ गए उसमें एक तो क्रूड, क्योंकि $90-92 के ऊपर क्रूड पहुँच गया है। इनकी इनपुट कॉस्ट का करीब 48% के आसपास का जो इनपुट कॉस्ट का हिस्सा है वो क्रूड होता है, क्रूड डेरिवेटिव्स होते हैं, तो वो एक इम्पैक्ट कंपनी के लिए करेगा। प्लस कंपनी के लिए हायर साइड पर अदर कॉस्ट भी हैं जो भी कंपनी के लिए कंसर्न है और वापस रिवाइव होना गो का तो थोड़ा कंपटीशन से भी स्टिफ हुआ है। तो ये कुछ ये नए प्लेयर्स जो आ रहे हैं उनका भी इनके लिए थोड़ा सा मार्केट शेयर हिट करने का इम्पैक्ट बाजार अनुमान लाकर चल रहा है। प्लस ETF के दाम बढ़ना जो लगातार 2 महीने के अंदर 24-25% बढ़ चुके हैं, तो ऐसे बहुत सारे हेडविंड इनको अलग से मिल रहे हैं और प्लस ये प्राइट एंड विटनी का इशू भी रिवाइव हो रहा है। तो ये 2-3 चीज़ें मिलकर इंडिगो के लिए थोड़ा सा कंसर्न जरूर बन सकते हैं। जी हाँ, वाकई महत्वपूर्ण बात है। याद रखिएगा, गो एयर के कोलैप्स के पीछे सबसे बड़ा कारण था ये इंजन। मुझे याद है दिल्ली एयरपोर्ट पे, आपको पार्किंग, लैंडिंग, नेविगेशन, पार्किंग चार्जेस तो देने ही देने हैं, उसके बावजूद अगर आपका एक एयरक्राफ्ट खड़ा है विदाउट इंजन, बड़ा गंभीर होता था। गौरांग, आपकी राय? सारे के सारे अगर आप देखें फैक्टर्स सुमित ने गिना दिए, एज अ स्विंग ट्रेडर या फिर एज आई थिंक पोर्टफोलियो स्टॉक अगर आपने रखा था, आपने अच्छा पैसा बनाया है, मार्च 2020 से लेकर अब तक ऑलमोस्ट स्टॉक लगभग 800 से 2800 की ट्रेजेक्टरी में गया, आपका 2450 पे व्यू क्या है? तो सुमित ने जो भी टिप्पणियां करी उसके साथ साथ एक और भी है, वो प्रमोटर फैमिली, गंगवाल फैमिली के तरफ से जो हिस्सा बिकवाली होता है उसको लेकर के भी ब्लॉक डील्स वगैरह, हाल ही में भी एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील हुई थी वीरेंद्र, तो वो भी एक लटकती तलवार है। ये सब छोटी मध्यम अवधि में। आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मेरे, जहां पर इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो करीबन 22 हवाई जहाज
दूसरी कंपनियों से लीज पर खरीदने की बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लेथ एंड विटनी इंजन को लेकर के काफी दिक्कत है, जैसे अभी सुमित भी बता रहे थे। तो बुनियादी दर के आधार पर अभी भी हमारी खरीदारी की राय है और लक्ष्य के रूप में करीबन 3000 का लक्ष्य हम लेकर के चल रहे हैं। ओके, बिल्कुल। वैसे एक चीज़ है इंटरग्लोब को लेकर कि इन द पास कभी भी ऐसी तकलीफें आई हैं तो इंटरग्लोब उससे उबर पाने में सक्सेसफुल रहा है। इकलौता ऐसा प्लेयर है इंडियन स्काइज़ में जिसने पैसा बनाया है पिछले 20 साल में। ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सारी एयरलाइंस काम बंद हो गई। गो एयर का तो आई नहीं पाया, अब तो खैर वो एयरलाइन ही ग्राउंडेड हो गई। जेट एयरवेज का हमने हाल देखा था क्या हुआ था, उससे पहले किंग फिशर का हाल हमने देखा था क्या हुआ था। एक इकलौता स्टॉक जहाँ पर पैसा बना है एविएशन में, और वर्ल्ड वाइड बहुत कम स्टॉक्स में एविएशन स्पेस में पैसा बना है, वो है इंटरग्लोब। तो कुछ तो उन्होंने खैर अच्छा किया है और ये मार्केट की होप होगी कि शायद इस मामले को भी वो किसी तरीके से सुलटा लेंगे और अगर सब चीज़ें ठीक हुई, क्योंकि आपको एक बड़ा प्लेयर तो चाहिए। वैसे तो इनफैक्ट अब विस्तारा भी थोड़ा अच्छा कर रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा आगे जाते हुए थोड़ा सा इंडियन स्पेस में, एविएशन स्पेस में थोड़ा कंपटीशन वापस आए। आकाशा ने काफी अच्छा एक्चुअली वो किया है, थोड़ा सा आकाशा के प्लान्स थोड़े से अग्रेसिव होने लगे हैं और Exactly. स्पेशली विद आदित्य घोष एट द हेल्म। बिल्कुल। तो उन्होंने जो इंटरग्लोब में कर दिखाया तो आसानी से मेरे ख्याल में आकाशा और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। नहीं, आसानी से तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ कर सकते हैं। मतलब अगर कोई कर सकता है तो वो आकाशा ही कर सकता है। तो ये है कि चलिए ठीक है, शायद स्पेस में थोड़ा कंपटीशन फिर आए। बहरहाल मार्केट में अब थोड़ी सी वापस एक हायर लेवल से एक प्रॉफिट टेकिंग आई हल्की सी मिड कैप इंडेक्स में। खास तौर से वो जो इंडेक्स ग्रीन में आया था और ऊपर आ रहा था अच्छा खासा, वहाँ पर अब थोड़ा सा एक हल्का सा आप नॉक देखेंगे। लेकिन उसके अलावा एक बार कोरोमंडल इंटरनेशनल लेकर आई। कोरोमंडल इंटरनेशनल डे हाई पर, वोल्टास डे हाई पर, 2-3 स्टॉक्स हैं जो डे हाई पर इस समय जुड़ रहे हैं। चलिए चंदन को जोड़ लेते हैं, चंदन की भी कॉल्स लेते हैं। चंदन, गुड आफ्टरनून। चंदन, बताइए आपके पिक्स। जी गुड आफ्टरनून अनुज जी। देखिए यहाँ पे मैं 2 काउंटर पे ध्यान रख रहा हूँ, उसमें से एक बार रिकमेंड देना चाहूंगा। एक तो हमें कहीं ना कहीं फार्मा काउंटर में वापस थोड़ा सा अट्रैक्शन देखने को मिला, चाहे आप ओरो फार्मा, ग्लेनमार्क, इन सब की बात करें। और दूसरा मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारतीय एयरटेल का अब एक रैली स्टार्ट होना चाहिए। स्टॉक ने एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया है और मेजर ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है। स्टॉक अपने न्यू हाई टेरिटरी में एंटर कर रहा है। पिछले वीक के करेक्शन के बाद, पिछले महीने के करेक्शन के बाद जो रिकवरी हुई इंडिकेट कर रहा है कि रैली बननी चाहिए। तो ये ट्रेड रहेगा एक दिन के लिए, वीक के लिए, प्लस पोजिशनल भी। तो काफी अच्छा सेटअप बना है। मेरे हिसाब से बड़े मूव के लिए काउंटर तैयार होना चाहिए। अभी ये 910 के आसपास चल रहा है। खरीदारी की सलाह रहेगी 885 के सपोर्ट से। हमारा मानना है कि 940 इमीडिएट में और कहीं ना कहीं 1020, 1040 पोजिशनल के लिए टारगेट बनाता हुआ नजर आएगा। फिलहाल भारतीय एयरटेल पर इनफैक्ट ये सेकंड कॉल आ गया। गौरांग ने इनफैक्ट पहला ट्रेड दिया था। फंडामेंटल्स के आधार पर भारतीय एयरटेल, अब सुमित ही डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से आरपूज अब फिर से ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं और अब ये एक और कॉल चंदन ने भी आपके लिए पिक किया है। तो मोमेंटम इनफैक्ट इस स्टॉक में और जोर दिखा रहा है। अच्छा, बाय द वे इस बीच एक बार नजर डालिएगा आप टाटा मोटर्स के शेयर पर, क्योंकि वो देखते ही देखते अब 1% ऊपर आ गया है। यहाँ पर मोमेंटम फिर लौटता हुआ और ऑफ कोर्स दूसरे ट्रेड्स तो है ही जो सुबह से चल रहे हैं। ग्रासिम, टाटा कंज्यूमर अब 2-2.25% ऊपर, ओएनजीसी, डॉक्टर रेड्डीज, इन सब पर बातचीत होगी। इन सब पर और इनके बियॉन्ड भी निफ्टी बैंक पर नजर बनाए रखेंगे, क्योंकि वो 450 पॉइंट की तेजी के साथ टिका हुआ है बढ़त में। आगे एक और पर्सपेक्टिव लेकर आएंगे। मार्केट बिग वॉइस में पाइपर सैरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़ने वाले हैं, उनसे होगी डिटेल में बातचीत आगे। पाइपर सैरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं मार्केट में बात करने के लिए। अभय जी, गुड आफ्टरनून। पिछले 2 दिन से जो सबसे बड़ी चर्चा का सॉर्ट ऑफ विषय रहा है वो है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स। कल जो हुआ, अब बहुत रीजंस बताए जा रहे हैं, लेकिन रीजंस जो भी रहे हो, क्या एक वार्निंग साइन है या फिर एक एबरेशन था आपके हिसाब से कल, और अब अप्रोच क्या होगी ब्रॉडर मार्केट को लेकर? अभय जी, सॉरी, अनम्यूट शायद नहीं किया आपने। सॉरी अनुज, आपको और आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। अनुज, बिल्कुल कल काफी शार्प करेक्शंस थे अक्रॉस द बोर्ड मिड और स्मॉल कैप्स में, और मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस थी मिड और स्मॉल कैप को लेके, वो एक एक्सूबरेंट लेवल पे आ गई थी। इस लेवल पे आ गई थी कि वैल्यूएशंस जस्टिफाई नहीं हो रहे थे काफी केसेस में। हमने हमारे पोर्टफोलियो में मार्च में स्टॉक्स ऐड किए थे जो 10, 11, 12 टाइम के पी मल्टीपल पे, और वो देखते देखते
18-19 टाइम के पी मल्टीपल पे आ गए। तो एक जो इरैशनल एक्सुबरेंस थी जो मिड कैप और स्मॉल कैप्स में, वो कम हुई, कल थोड़ी वापस आज रिकवरी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक वन ऑफ इवेंट था। मुझे लगता है जो इन्वेस्टर्स हैं ओवर एक्सपोज्ड हैं मिड और स्मॉल कैप के, उनको तैयार रहना चाहिए, अगले महीने 1.5 महीने में ऐसी वॉलेटिलिटी रहेगी। और दूसरा मुझे लगता है कि जो एक माइग्रेशन ऑलरेडी अंडर वे है फ्रॉम मिड कैप स्मॉल कैप्स टू लार्ज कैप्स विच आर लेस वॉलेटाइल, तो और थोड़ा सेक्टोरल उसमें चेंजेस भी हैं। तो जो अगर सिर्फ मिड और स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स हैं तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए मेरे हिसाब से कि कल का दिन वन एंड डन है, कि एक दिन हो गया और अब वापस से रैली स्टार्ट हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये ट्रिगर था और पोर्टफोलियो में सबको रिविजिट करके देखना चाहिए कि कहाँ पे वैल्यूएशंस बढ़ गई हैं अर्निंग्स ग्रोथ से बहुत ज्यादा, और उसमें थोड़ा कम करें एलोकेशन और उसको रीडिप्लॉय करें, वो एक बेटर पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी होगी। सर अभय जी, आपके आने से पहले हम सीमेंट पे बात कर रहे थे। अच्छा मूव सीमेंट में, हमारे साथ एक विशेषज्ञ भी थे जिन्होंने प्राइस हाइक के मल्टीपल इंस्टेंसेस को इंडिकेट भी किया। और आपका व्यू दो तीन चीज़ों पे जानना चाहूँगा मैं, एक सीमेंट पे, एक केमिकल पे। इन दोनों ही स्पेस पे आपका व्यू क्या, आप लोगों ने इसमें कुछ एडिशन किया है अपने पोर्टफोलियो में इन लेवल्स पे? जी वीरेंद्र जी, अभी कोई एडिशन नहीं किया है। सीमेंट में जो पुराना एलोकेशन था वही कंटिन्यू कर रहे हैं। आई थिंक जैसे जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सेक्टर की बढ़ रही है और डिमांड एनवायरनमेंट पॉजिटिव है, तो क्लियरली एक प्राइसिंग पावर आएगी वापस सीमेंट इंडस्ट्री की, जो प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइव करेगी। काफी सालों से हमने देखा है कि आरओसी आरओई पूरे सेक्टर के डिप्रेस्ड है, और वो इसलिए थे कि गवर्नमेंट की डिमांड तो अच्छी थी पर प्राइवेट कैपेक्स बहुत वीक था। पर अब क्लियरली साइंस है कि प्राइवेट कैपेक्स पिकअप हो रहा है और रियल एस्टेट में भी डिमांड है। तो उस हिसाब से अगर नई कैपेसिटी जब तक नहीं आती है ज्यादा फास्ट, तो मुझे लगता है कि ये एक सेक्टर है जो आउट परफॉर्म कर सकता है, स्पेशली मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स। केमिकल में अभी हमने कोई एडिशन नहीं किया, रिसर्च कर रहे हैं वीरेंद्र जी, क्योंकि इसमें चाइना की डंपिंग अभी भी काफी ज्यादा है। काफी 2-3 महीने से हमने देखा कि चाइना की जो फैक्ट्रीज हैं वो काफी हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही है और डंप कर रही है। इसकी वजह से प्राइस करेक्शन अक्रॉस द बोर्ड है। तो जब तक ये साइन नहीं आता कि अब वो डंपिंग कम हो रही है, तब तक मुझे नहीं लगता कि केमिकल सेक्टर में कोई बॉटम बनेगा। अच्छा, ऐसा कल के मिड कैप के हादसे के बाद अब एक चीज़ ये भी अभी कुछ देर पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे कि क्या अवॉइड करें, किस में री एंट्री ना करें, किसको बुक कर लें, और क्या कमिटेड होकर, जिसे कहते हैं ना बाय राइट सिट टाइट, जो आपने अच्छा खरीदा क्या लेके बैठे रहें। और उसमें मैं एक सेक्टर का स्पेस का उल्लेख करना चाहूँगा जो कि अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे है, वो है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, ऑल टाइम हाई। बैंक ऑफ बड़ौदा अपने प्रीवियस हाइस को छू रहा है, मतलब डेकेड हाइस को। कैनरा बैंक में एक डिफरेंशियल अभी भी परसिस्ट कर रहा है, और एसबीआई ने आई थिंक सबसे ज़्यादा डोमिनेट किया। क्या इसको लेके अभी भी बैठे रहें? आई मीन 5-7-10% की कभी भी कोई गिरावट आए, उस पर आपका व्यू क्या है? क्या कन्विक्शन के साथ बैठे रहें पीएसयू बैंक्स को लेकर? जी, मुझे लगता है वीरेंद्र जी, जो आसान पैसा बनना था पीएसयू बैंक इंडेक्स में वो बन गया है, और वो बना है वैल्यूएशन कैचअप में। ये सारे स्टॉक्स जिनके नाम आपने लिए और बाकी भी जो स्टॉक्स हैं इस स्पेस में, वो सारे आधा टाइम बुक वैल्यू, 0.75 टाइम्स बुक वैल्यू पे चल रहे थे काफी समय से, क्योंकि ये पूरा सेक्टर है जिसने डिसअपॉइंट किया है इन्वेस्टर्स को पिछले 7-8 साल से। इतने स्कैम के बाद हिट्स हुए, हर क्वार्टर हम स्लिपेजेस देखते थे, बैंक्स बोलते थे वर्स्ट इज ओवर, पर वर्स्ट इज ओवर के बाद फिर नया क्वार्टर में और राइट ऑफ्स आते थे। तो इन्वेस्टर्स ने पूरा छोड़ दिया था उसको देखना, और फिर ये जो रैली हुई एकदम लो एक्सपेक्टेशन से हुई और वैल्यूएशन कैचअप हो गया है इस लेवल का कि अब एसबीआई जैसे स्टॉक भी ऑलमोस्ट अभी आए नहीं है, पर अब उन्होंने काफी गैप क्लोज किया है अपना वैल्यूएशन मल्टीपल का बुक वैल्यू पे। प्राइवेट सेक्टर बैंक से आईसीआईसीआई, कोटक और एचडीएफसी बैंक, और एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक ने आपने देखा दूसरे समय ज्यादा कुछ रिटर्न नहीं दिया है। तो मुझे लगता है जो आसान पैसा बनना था वो बन चुका है। इसमें अगर इन्वेस्टर्स अपना एलोकेशन थोड़ा कम करें, प्रॉफिट बुक करें और इसी सेक्टर में रहना है तो प्राइवेट बैंक्स में एलोकेट करें, वो एक अच्छा ट्रेड होगा, अच्छा चर्न होगा मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो का रिटर्न इंप्रूव करने के लिए।
अबे जी, रेलवे और डिफेंस स्टॉक्स, यहाँ पर क्या आपने कुछ स्टॉक्स ऐड किए थे पोर्टफोलियो में, और क्या एक वर्टिकल रन के बाद जो रीसेंट करेक्शन आई उस व्यू के उस मूव के बाद कोई व्यू इन स्टॉक्स पर? जी देखिए अनुज, प्रॉब्लम ये हो जाती है हमारे जैसे फंड मैनेजर्स के लिए कि ये सारे पीएसयू कंपनीज हैं रेलवे और डिफेंस में लार्जली। डिफेंस में शायद एक दो नाम ऐसे होंगे जो प्राइवेट हैं अभी, पर रेलवेज में मैं देखूं तो सारे ही पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं। तो इन कंपनीज का डेटा मिलना और प्रोजेक्शंस मिलना और बिजनेस एस्टिमेट कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे बड़ा कस्टमर गवर्नमेंट है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और गवर्नमेंट का क्या व्यू बनता है सडनली किस चीज को वो ले ना ले, ऑर्डर कैंसिल कर दें, तो वॉलेटिलिटी बहुत होती है इन पीएसयू कंपनीज में। तो इसकी वजह से हमने ऐड नहीं किया था, पर ये जो वर्टिकल रन है, आपने बिल्कुल ठीक वर्ड यूज किया, वर्टिकल रन हैज बीन अमेजिंग। हम भी सरप्राइज हैं। तो इसमें फ्रैंकली अनुज प्रॉब्लम यही हो जाती है कि फोरकास्ट कर पाना अगले 3-4 साल के फाइनेंशियल्स एक मुश्किल चैलेंजिंग काम हो जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। अगर अच्छा पैसा बना है इसमें, तो अगेन मैं तो यही कहूंगा कि अगर अच्छा पैसा बना है आपका और थोड़ा प्रॉफिट बुक करके रिडिप्लॉय करें, वो अच्छी स्ट्रेटजी होगी। ओके, एक और स्पेस जहां बहुत शानदार मूव्स रहे हैं, और स्पेस में भी क्या, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ लार्सन एंड ट्यूब्रो की, जो शानदार ऑर्डर बुक रही और जो फिर बायबैक और प्राइस बायबैक का उन्होंने इंक्रीज किया, क्या ये स्टॉक यहाँ से भी आपको लग रहा है कि लीडरशिप पॉकेट में बना रहेगा? जी बिल्कुल। एलएनटी पे मैं पहले डिस्क्लेमर डाल दूं कि ये हमारे पोर्टफोलियो में हो सकता है और मेरा कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर एक क्लासिक केस है अनुज, आपने देखा है कि अगर अच्छी कंपनी हो, अच्छा मैनेजमेंट हो, तो वो साइक्लिकल प्रेशर्स भी नॉट ओनली ओवरराइड कर सकते हैं पर उसको अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसने अपनी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ, अपनी मैनेजमेंट स्ट्रेंथ, अपनी टेक्निकल स्ट्रेंथ, इनोवेशन स्ट्रेंथ, सबको यूज किया एक उस समय में जब मार्केट इनके फेवर में नहीं था, और अपनी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग करी, और अब इनको पूरा फायदा मिल रहा है क्योंकि अभी ऑर्डर बुक एकदम स्ट्रॉन्ग है। नॉट ओनली इंडिया बट ग्लोबल ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, हर तरह के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, प्राइसिंग बहुत फेवरेबल है, आरओसी जो हम देख रहे हैं हर ऑर्डर पे पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है ये इस साइकिल में, अप साइकिल में कैपेक्स की इंडिया में एलएनटी एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा, क्योंकि जितनी उसकी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है वो उसकी किसी पीयर में नहीं है। तो आई एम क्वाइट होपफुल कि एलएनटी एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years। अच्छा भाई जी, ये जोमेटो, जुबिलेंट फूड्स, देवयानी, इन सब पे आपका व्यू? अब क्रिकेट फीवर चरम पे होगा, मतलब अभी भी चल रहा है, लेकिन अक्टूबर में तो चरम पे ही होगा। इनमें आपको कोई स्पेस नजर आ रहा है, मतलब पैसा कमाने का अगले 3-4 महीने के लिए? ये टेम्पटिंग है सारे स्टॉक्स, क्योंकि हमारे कवरेज में है, वैल्यूएशन करेक्शन थोड़े हुए हैं, पर अभी भी अगर मैं फंडामेंटली देखूं तो वीरेन जी महंगे ही दिखते हैं कंपेयर टू प्रॉफिट। मार्केट बहुत बड़ा है और मुझे लगता है कि अगले 7-8 साल में ये कंपनीज ग्रो करेंगी, पर प्योरली ऑन अ वैल्यूएशन बेसिस अगर मैं देखूं तो अभी भी लेने के अब पोर्टफोलियो में फिट नहीं हो रहा है, बिकॉज वो पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन बढ़ा देता है फिर। तो इसके लिए मैं थोड़ा वेट करूंगा। और दूसरा प्रॉब्लम इसमें वीरेन जी एक ये भी है कि जो भी फूड प्राइस इन्फ्लेशन स्पाइक करता है तो इनके मार्जिन ऑटोमेटिकली सप्रेस हो जाते हैं। जैसे आपने भी देखा टमाटर का प्राइस बढ़ गया था तो काफी मेन्यू से टमाटर निकल गया था। तो ये भी एक चैलेंज है इनके लिए, पर अगर इनका वैल्यूएशन करेक्शन होता है तो मैं डेफिनेटली कंसिडर करूंगा इन्हें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने। और उसमें आप होटल्स को कहाँ रखेंगे? क्योंकि इंडियन होटल्स तो चला, खूब चला, और मेरे ख्याल से शायद आप प्राइस वाइज कमेंट ना करें, लेकिन मल्टीफोल्ड व्यू स्विंग आए थे इसमें, और ऑल टाइम हाई करीब 450 का लगाया। लेकिन हमने दूसरे होटल्स में भी देखा है कि अभी भी स्टॉक्स इन न्यूज़ में जब हम सुबह बात करते हैं, वो रूम्स का एडिशंस जारी है, उनकी कैपेसिटी लगातार निरंतर ऐड हो रही है। तो होटल स्टॉक कोई ऐड किया आपने? ये होटल स्टॉक में कोविड के बाद हमने लेमन ट्री ऐड किया था, और उस पर हमारी काफी चर्चा भी हुई थी आपसे भी और नीरज जी से भी। वो फिर स्टोरी मुझे लगता है प्ले आउट हो गई, और अब अगर आप देखें लेमन ट्री को तो हमने भी ट्रेंड की अपनी पोजीशन प्रॉफिट बुकिंग उसमें करी, इसलिए क्योंकि अब ये कॉमन स्टोरी, मतलब कॉमन नॉलेज है कि एवरेज रूम रेंट बढ़ रहा है प्लस ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है, और अगर ये दोनों बढ़ रही है तो इसका कंपनीज को पूरा फायदा होगा।
पर प्रॉब्लम इसमें हम एक चीज देख रहे हैं कि काफी छोटे छोटे होटल्स जो पहले बंद पड़े थे, अब धीरे धीरे वो भी ओपन अप हो रहे हैं, क्योंकि अब वो भी सडनली प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। तो कस्टमर्स के लिए अच्छा है, क्योंकि एक उनका जो सप्लाई है वो बढ़ रही है होटल सेक्टर की। मुझे लगता है कि ये जो पूरा होटल पैक है, ये भी स्टोरी एक ऐसी है जो प्ले आउट हो गई है अभी, और मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टर्स के लिए अब इसमें ज्यादा जूस या अप्रोप्रिएट रिटर्न बची है अभी अगले 2-3 साल के व्यू से। ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा पर क्या व्यू बन रहा है अब इस समय? अभय, वन वे रैली आई, कल एक फ्लिप फ्लॉप हुआ कि डीजल गाड़ियों पर एक्स्ट्रा जीएसटी लगाने को लेकर, लेकिन ये स्टॉक काफी आउट परफॉर्मर रहा है और लीडर रहा है पॉकेट में। जी बिल्कुल, अगेन मैं इसको एलएनटी जैसी ही एक कैरेक्टर वाली कंपनी कंसिडर करूंगा। बहुत सॉलिड मैनेजमेंट है, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, कैपिटल एलोकेशन की उनकी जो कंसर्न्स हैं फंड मैनेजर्स के, वो हमेशा रहते हैं कि क्यों आप अपने कोर बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते, क्यों आपने एक कंपनी बनाई हुई है। तो आईटीसी को जैसे एक डिस्काउंट मिलता है पी मल्टीपल का, क्योंकि वो एक कंसोलिडेटेड प्ले हो जाता है, उसी तरह एमएनएम को भी एक बड़ा डिस्काउंट मिलता है उसकी वजह से। अगर एमएनएम अलग अलग होता और इसका सिर्फ, मुझे लगता है फ्रैंकली कि अगर ये सिर्फ ट्रैक्टर पे वैल्यूड होता तो भी इसकी मार्केट कैप करंट मार्केट कैप के आसपास होती। तो कंपनी बहुत अच्छी है, सारे इंजन्स फायर कर रहे हैं उसके। आप सारे वर्टिकल्स देख लीजिए, हॉलिडे होम से लेके उनके जो बाकी बिजनेस, महिंद्रा फाइनेंस, फिर उसके अलावा इंजीनियरिंग कंपनीज, उनके ट्रैक्टर, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स। तो अच्छी कंपनी है एक, और वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है। मैं कहूँ अगर 3 से 5 साल का कोई व्यू ले, और इसमें अपसाइड सबसे बड़ी ये है कि कभी वो आके कह दें कि एक कंपनी या 2 कंपनी कुछ डीमर्ज हो रही है या वो ग्रुप रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, आई थिंक वो स्टॉक के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट बनेगा उस समय। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। ओके, चलिए देखिए, मार्केट में इस समय काफ़ी इंटरेस्टिंग, बैंक निफ्टी में वो मोमेंटम आ नहीं पाया। फाइनली वो कॉल राइटर सेफ है, 46,000 की कॉल जीरो, और अब 45,900 पर अब हम इस समय। निफ्टी भी हल्का सा स्लिप हुआ हायर लेवल से, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में शानदार रिकवरी आई फिर से। मिड कैप इंडेक्स अब एक बार फिर से ग्रीन में आया, और इनफैक्ट मेरे ख्याल से अब ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे जाने की तैयारी कर रहा है। हाईएस्ट पे तो नहीं है, हाईएस्ट सुबह सुबह था जब हम खुले थे तो 43-45 पे गए थे। और कुछ स्टॉक्स, एक बार ये सब सारे के सारे केमिकल स्टॉक्स, फर्टिलाइजर स्टॉक्स वापस रिविजिट करते हैं। चंबल फर्टिलाइजर्स डे हाई पर, और दीपक नाइट्राइट में एक अच्छा मूव आया, ये स्टॉक अब इस समय डे हाई पर। और पीएसयू बैंकों में अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीड कर रहा है, एसबीआई में अच्छे खासे मोमेंटम। मुझे लक्ष्मण जी ने खबर ब्रेक की थी, उस पर मुहर लगती हुई 75 लाख जो एलपीजी कनेक्शंस हैं उस पर। चलिए काम करते हैं, अब बीटीएसटी और एसटीबीजी ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। फिर गाबा सर बताइए क्या बाय करेंगे? आई थिंक आई गो विथ बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका सेटअप बहुत ही बढ़िया है, 208 पे ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से 215 तक जाना चाहिए, स्टॉप होगा 205 का बैंक ऑफ बड़ौदा। 215 के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में तेजी का ट्रेड। चंदन, आपका क्या रहेगा बीटीएसटी ट्रेड? मैं बीटीएसटी पे अब आफ्टरनून में कॉफी पे फोकस करूंगा। टाटा कॉफी पे खरीदारी की सलाह है। काफी वीक, काफी दिन के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। इनफैक्ट मैं मंथली चार्ट पे देख रहा हूँ, डिसाइसिवली अब जाके अक्टूबर 2021 के बाद 254 के ऊपर ये काउंटर होल्ड करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो टाटा कॉफी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे 256 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे, 275 तक के टारगेट यहाँ पे मिल सकते हैं। तो टाटा कॉफी 275 के टारगेट। ओके, मानस आपका ट्रेड? देखिए, एल्केम के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। आज फर्स्ट डे है रिवर्सल का, तो मेरा समझना है कि अभी 2-3 दिन की रैली अभी बाकी है एल्केम में, तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। फ्यूचर के प्राइस 3750 के आसपास चल रहे हैं। स्टॉप लॉसेस 3709 के रहेंगे, और 3830 के टारगेट इस फ्यूचर में पॉसिबल है एल्केम के। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन 3800 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 72 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 59 रुपीज के स्टॉप लॉस खरीदारी कर सकते हैं और 100 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, एल्केम लैब्स, ये होगी मानस के पिक। अमित के पास चलते हैं। अमित जी, आपकी ट्रेड क्या होगी बीटीएसटी?
जी हाँ जी, मैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को लेना चाहूंगा। इवन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन काफी अच्छा मोमेंटम इसमें बना हुआ है। स्टॉक ने 3-4 दिन का कंसोलिडेशन किया था और वापस एक अपटिक देख रहे हैं। 889 का इसका प्राइस है। टारगेट्स लगभग रहेंगे 915 रुपए के और स्टॉप लॉस रहेगा 875 रुपए का, 875 का। टाटा कंज्यूमर में एक तेजी का ट्रेड आप एक्सटेंड करेंगे। पहले टारगेट आपका 910 का था, उसी के साथ रहे। बाय साइड का एक क्लियरली ट्रेड है। राजेश सातपुते, आप क्या पिक कर रहे हैं? हर्षदा जी देखिए, मेरी नजर है इंडसइंड बैंक पे। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो 1440 ये इसका ब्रेकआउट यानी नेकलाइन का एक लेवल था और इसी लेवल के आसपास मुझे लगता है कि यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट मिल रहा है। तो इस लेवल का को रिस्पेक्ट देते हुए 1440 का ही स्टॉप लॉस रखेंगे। बाय करेंगे इंडसइंड बैंक एट ए लेवल ऑफ 1460। टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 1500-1520। ओके, चलिए BTST कॉल सारी पूरी हुई। एक बार L&T फाइनेंस होल्डिंग्स लेकर आइए जरा। ये स्टॉक जहाँ पर कल एक ब्लॉक डील हुई और उसके बाद कल तो खैर पूरी मार्केट में करेक्शन थी, लेकिन आज अब ये जो स्टॉक है ये अपने कल के हाई की तरफ बढ़ता हुआ उसको क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। गौरांग सर, कोई व्यू L&T फाइनेंस पर? काफ़ी बड़ी रैली हुई थी यहाँ पर और थकाया भी उतना ही है इस स्टॉक ने अनुज। बहुत लंबे समय से इसको 100 रुपए के स्तर को पार करने के लिए काफी मुशक्कत करनी पड़ी, लेकिन हाँ, उसके पश्चात जो कारोबार में बदलाव किया गया, जो नॉन वायबल बिजनेसेस थे उसको बेचा गया, तो खरीदारी की राय अब भी है। मेरे ख्याल से लाइकवाइज L&T फाइनेंस एंड होल्डिंग जैसे कंपनियां, वैसे ही चोलामंडलम है, श्रीराम है, अभी M&M फाइनेंस का जिक्र हो रहा था, ये सभी हमारी खरीदारी की सूची में है। ओके, चलिए एक काम करते हैं, अब इस क्लोज को समझते हैं, क्योंकि कल एक गैप अप या गैप डाउन के पूरे चांसेस हैं। किस लिए भला? क्योंकि आज शाम को यूएस का सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा आना है जो मार्केट ट्रैक करता है, वो है इन्फ्लेशन डेटा यूएस का। और यूएस का इन्फ्लेशन डेटा जिस पर मार्केट काफ़ी रिएक्ट करता है। मार्केट के जो यूएस के फ्यूचर्स हैं वो इस समय हल्के से नीचे हैं, कोई बहुत ज़्यादा मूव नहीं है वहाँ पर। लेकिन ये नॉर्मली वहाँ मार्केट खुलने से पहले डेटा आता है। मेरे ख्याल से करीब शाम को 6 बजे इंडिया टाइम पर वो डेटा आता है, उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करेगा। हर्षिता, एक स्ट्रैटेजी आपकी ये हो सकती है कि आज आप कोई पोजीशन कैरी ना करके जाएं, इवन दो हम एक निफ्टी पर लॉन्ग रहे हैं, लेकिन अगर आप उस चीज़ से बचना चाहते हैं तो अगर आप कैरी कर रहे हैं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट ने आज एक चीज़ क्लियर कर दी कि 9900 तोड़ने को निफ्टी तैयार नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो वो एक स्टॉप के साथ आप उस ट्रेड को अभी भी कैरी कर सकते हैं। लेकिन कल या तो उस डेटा को देख लें, उसके बाद एक फ्रेश व्यू ले लें, ये भी एक अप्रोच हो सकती है। उसमें बस दिक्कत क्या है, अगर डेटा बहुत अच्छा आया तो कल निफ्टी खुलेगा ही सीधा 150 पॉइंट ऊपर। तो ये मतलब अगर बड़ी रैली हो गई तो इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन मार्केट में आज क्लोज बहुत अच्छी है। मैं ये कहूँगा ये बस भी एक्सपायरी की वजह से थोड़ा सा बैंक निफ्टी पर लिड लग गया, वरना अब जो है बैंक निफ्टी जो बचा खुचा काम है ऑल टाइम हाई हिट करने का, मेरे ख्याल से अगले 3-4 दिन में हो जाना चाहिए यहाँ पर भी। जी हाँ, 46,000 के करीब आते आते थोड़ी सी मुनाफा वसूली डे हाई से थोड़ा सा हल्का हुआ है, ज़्यादा नहीं निफ्टी बैंक, लेकिन 45,900 के करीब ही ट्रेड करता हुआ। अच्छा, PSU बैंकों में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सर्ज देखने को मिला और हमारे प्रोड्यूसर साहब भी वो अलर्ट कर रहे थे कि ITI के शेयर पर नजर डालिए, 20% के अपर सर्किट पर है। ये ठीक दूसरे दिन धुलाई के बाद हमने देखा एक अपर सर्किट लगा। गौरांग, ITI पर कल परसों मेरे ख्याल में वो अपडेट आया था कि इंटेल के साथ दरअसल इन्होंने कर लिया है करार। कंपनी वैसे भी कुछ लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर करती है और उसके लिए दरअसल इंटेल के साथ करार एक बड़ी प्राथमिकता मानी जाएगी, लेकिन 125 से स्टॉक 200 के लेवल्स पर आ चुका है। इतना सर्ज इतने रीसेंट पास्ट में देखने को मिला है। वो थोड़ा सा लंबा चार्ट अगर आप स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो उसमें साफ जाहिर होगा। लेकिन ये क्या स्टॉक आप लेने के पक्ष में है? क्योंकि ये बहुत कम चलता था और ये ITI HMT ऐसे दो ट्विन प्लेस थे, आपको याद होगा। HMT के तो हाल हम सब जानते हैं, लेकिन ITI में थोड़ा सा अभी भी पोटेंशियल लोगों को दिखता है। वर्षिता, जब से सरकार ने लैपटॉप्स और छोटे हैंडहेल्ड इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ पाबंदी लगाने की बात की है और उसके पश्चात कुछ कंपनियों ने भारत में उत्पादन क्षमता शुरू करने की बात की है, तो इसके आधार पर ये स्टॉक काफी चल चुका है। कवरेज ने इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतनी तीव्र गति से अगर इतना ऊपर जाता है तो मेरे ख्याल से थोड़ी सावधानी तो बिल्कुल बरतनी चाहिए। आप सावधान रहे ITI में। जी हाँ, काफी तीव्र गति से भागा यह काउंटर, 125 का देखते ही देखते 200 हो चुका। अच्छा,
क्लोजिंग में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं और जैसे जैसे हम क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स आपको दिखा देते हैं जहां पर थोड़ा सा और मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हमने टाटा कंज्यूमर का जिक्र किया, कल तक खूब चर्चा हो रही थी आईटीसी के ट्रेड पर। एक बार HUL आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं क्योंकि HUL थोड़ी सी कैचअप में आता दिखाई दे रहा है 2500 के लेवल्स के आसपास। चंदन, इस पर क्या नजर जाएगी? आपने कंसिडरिंग टाटा कॉफी दिया, चंदन शायद हमारे साथ है नहीं अब। राजेश सातपुते, एक बार HUL आप देख लीजिए। हर्षदा जी, अगर HUL का स्ट्रक्चर देखें तो इतनी बात तो क्लियर है कि अपने कहीं ना कहीं अपने बेस फॉर्मेशन के तरफ बढ़ रहा है। 2470 2500 ये इसका बेस रहेगा। रही बात डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कहां तक जा सकता है, मेरे हिसाब से 2550 2570 2570 ये इसका रेंज है। तो यहाँ पे देखिए ट्रेड बनेगा तो आप कह सकते हैं थोड़ा प्री एम्प्ट करके बनेगा। लेकिन हर्षदा जी, आपने जो जिक्र किया आईटीसी का, यहाँ पे क्लैरिटी है, यहाँ पे ये क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे रेंज के बाहर निकला है। हालांकि आज बाकी स्टॉक्स चले तो आईटीसी थोड़ा सबड्यूड है, तो दो में से एक चूज करना है, देन यू शुड गो विथ आईटीसी, क्योंकि आईटीसी का स्ट्रक्चर क्लियर है। 475 480 का टारगेट पोजिशनल यहाँ पे दिखता है, तो 450 ये इसका सपोर्ट ध्यान में रखते हुए हम इसमें लॉन्ग करने की चेष्टा करेंगे 445 के स्टॉप लॉस के साथ। इट्स अ बाय इन आईटीसी। सर बाय इन आईटीसी दो तीन स्टॉक्स एक बार जरा दिखाइए मुझे। एक बार पहले लेकर आइए GMDC, शानदार मूव रहा है इस स्टॉक में और आज फिर ये स्टॉक करीब करीब 11% ऊपर। ईवी पर एक बड़ी बेट यहाँ पर लोग ले रहे हैं, खासतौर से रेयर अर्थ को लेकर। हालांकि अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि उनके पास उसके रिजर्व्स हैं या नहीं है। दूसरा एक बार लेकर आइए अतुल ऑटो, ये स्टॉक जिसमें विजय खेड़िया की बड़ी हिस्सेदारी है, ये 10% के अपर सर्किट पर आज मेरे ख्याल से ट्रेड कर रहा है अतुल ऑटो। ये स्टॉक अब, हाँ, ये 10% का अपर सर्किट और यहाँ पर अब ये स्टॉक फ्रोजन है। NIIT इस महीने 75% ऊपर। क्या शानदार मूव्स रहे हैं NIIT में, और उसका एक जो डीमर्ज्ड आर्म थी NIIT लर्निंग, वो भी 20% के सर्किट पर। ये NIIT देखिए एक महीने का मूव 78%, 3 दिन से ये स्टॉक सर्किट लगा रहा है अपर सर्किट, और इवन कल के कोलैप्स में भी ये स्टॉक ऊपर था। इस लेवल की यहाँ पर तेज़ी थी NIIT में। और इसी का एक और स्टॉक है NIIT लर्निंग, वो अगर आ जाए स्क्रीन पर, वो करीब 470 रुपये पर है, वो भी अपर सर्किट पर है NIIT लर्निंग का स्टॉक। तो ये, हाँ, ये देखिए ये स्टॉक NIIT लर्निंग का, ये भी सर्किट पर। तो स्टॉक्स में रिकवरी तो है शानदार। GMR पावर लेकर आइए। GMR एयरपोर्ट भले ना रिकवर हुआ, लेकिन GMR पावर में तो अच्छी रिकवरी आज हुई है। तो ये कुछ स्टॉक्स जो यहाँ पर इस समय अच्छी तेज़ी दिखा रहे हैं। मानस, GMDC पर कोई व्यू है क्या? काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है ऑफ लेट। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ट्रेंड बहुत क्लियर है अनुज जी। हाई टॉप हाई बॉटम का ट्रेंड है। 2 हफ्ते पहले ही हमने एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखा है और उस ब्रेकआउट के अगर हमें टारगेट सेट करने होंगे तो 315 320 की रेंज में आते हैं। तो अभी भी क्योंकि स्टॉक में बहुत स्ट्रेंथ है, आई थिंक करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 275 का स्टॉप लॉस लगाइए और 320 रुपए के पोजिशनल टारगेट सेट करिए। पोजिशनल टारगेट रहेगा। क्लियरली मोमेंटम इसमें भी बनता दिखाई दिया और GMDC रुक रुक के चलता है लेकिन अच्छा एक्शन दिखाता है। अच्छा, अतुल ऑटो के कॉन्टेक्स्ट में अनुज, इनफैक्ट हम ईवीज की जब भी बात करते हैं नॉर्मली हम या तो टाटा मोटर्स की बात करते हैं, फिर देखते हैं महिंद्रा क्या कर रहा है और 2 व्हीलर साइड पर TVS एंड द अदर्स क्या कर रहे हैं। ये 3 व्हीलर स्पेस में एक बड़ा गेम देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट मैं अपने वीकेंड शो के लिए इसी सेक्टर पर नजर डाल रही थी तो मैं अडॉप्शन रेट देख रही थी। तो FY20 में जहां पर परसेंटेज ऑफ EV सेल्स बाकी गाड़ियों के सामने 3 व्हीलर की लगभग 17-18% हुआ करती थी, वो FY23 तक आते आते 52% हो गई। तो वो एक्सपोनेंशियल जंप देखने को मिला। और 3 व्हीलर साइड पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का अडॉप्शन कहीं ज्यादा है, जो हम शायद 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स में इमेजिन भी ना कर सके, क्योंकि वहीं पर वो बड़ा गेम और सस्ते में मिल भी जाते हैं। इन लोगों की फाइनेंसिंग भी बड़े आसानी से होती हुई दिखाई दे रही है। उसके लिए स्पेसिफिक मॉड्यूल्स लोग क्रिएट कर रहे हैं और उसी पर शायद इस समय अतुल ऑटो पर भी 80% लोग बेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो रेवोल्यूशन 3 व्हीलर साइड पर होता हुआ दिखाई बिल्कुल देगा। और उसमें हर्षिता एक और चीज जोड़ दूं मैं, क्योंकि क्या होता है ना, कारों में कोई फोर्स नहीं हो रहा है किसी के ऊपर। जो गडकरी साहब भी एक तरीके से बात कह रहे थे, उनका लार्जर एम यही था कि लोग मतलब अल्टीमेटली अगर आप उनको फोर्स करेंगे तभी वो शिफ्ट करेंगे। ठीक है ना। ऑटोज में क्या है, बसेस में क्या है, आपने ऑलमोस्ट फोर्स करना शुरू कर दिया। आपने सरकार ने पॉलिसी निकाल दिया आपने, तो ठीक है। तो अब वो बेचारा 3 व्हीलर जो चला रहा है उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो उसमें उस तरफ जा रहा है। उसमें एक ऑब्वियसली अच्छी चीज हो रही है कि कहीं ना कहीं थोड़ा गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है। और अतुल ऑटो में तो खैर एक बड़े इन्वेस्टर का नाम भी है, और वो विजय खेड़िया जी, वो तो इनफैक्ट इवन जो
ऑटो एक्सपो हुआ था, एक्सपो में खुद गए थे। हाँ। तो वो भी एक वहां पर भी एक उसका उस चीज़ का फायदा मिला है। लेकिन हाँ, ये चीज़ तो है इसमें क्लियरली जो कंपनियां लीड ले रही हैं, फॉर एग्जांपल अब मेरी कमेंट्री नहीं है स्टॉक को लेकर, ना मैंने उसमें ज़्यादा स्टडी की है। फॉर एग्जांपल ओलेक्ट्रा और जेबीएम ऑटो, ये दो स्टॉक्स रहे हैं जहां पर बहुत तेजी से आपने गेंस देखे हैं, और इनकी बसेस दिखती हैं आपको रोड पे दिखती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखती हैं। तो जहां पर जो प्रोडक्ट्स वहाँ क्लियरली ट्रांजिशन हो रहा है, टीवीएस ने लीड ली टू व्हीलर में एक री रेटिंग की, महिंद्रा एंड महिंद्रा में हमने देखा ये, तो जहां पर लीड ले रही कंपनियां वहां पर क्लियरली एक री रेटिंग तो आ रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इंटरेस्टिंग मूव्स यहाँ पर बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इनफैक्ट ये ईवी का यूनिवर्स बहुत बड़ा है और यहाँ पर देखते हैं आगे किस तरह की और क्रांति बनती हुई दिखाई देगी। अच्छा वीरू, इस बीच फिर कंसिडरिंग हम सिर्फ 8 मिनट दूर है क्लोजिंग से, बताइए कहाँ पर पोजीशन ज्यादा अग्रेसिवली कैरी की जा रही है तेजी की? जी एक बार स्टैट्स देखते हैं हर्षता कि एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं क्लोजिंग के वक्त, और ये ब्रेथ कैसी रही क्लोजिंग के वक्त। लॉन्ग 34, 34 लॉन्ग्स और शॉर्ट कवरिंग आज की इस तेजी के पीछे, और जो 10 बजे के बाद बनी उसके पीछे बड़ा कारण था शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट मात्र 18 और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 32 में रही। आइए देखते हैं जो 34 लॉन्ग्स, देखिए बहुत चुनिंदा लॉन्ग्स थे, बहुत एग्रेसिव लॉन्ग्स नहीं थे, बड़ा कारण था शॉर्ट कवरिंग। आपकी स्क्रीन पे आरती इंडस्ट्रीज, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थी, माफ कीजिए लॉन्ग बिल्डअप था। सुबह मेरे ख्याल से आरती अनुज ने पिक किया था, आरती और अतुल। ग्लेनमा फार्मा में यहाँ पे कैनरा बैंक में स्ट्रॉन्ग मूव, कैनरा बैंक मल्टी ईयर हाई, जीएनएफसी एनएमडीसी सब में स्ट्रॉन्ग मूव, यहाँ पे काफी लॉन्ग बिल्डअप हुए। शॉर्ट कवरिंग जिन्होंने जनरेट किया, शॉर्ट कवरिंग जहां जनरेट हुई थी वहां इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे जाके क्लोज हुआ। इंडिया सीमेंट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, आरबीएल बैंक, इन सभी काउंटर्स में काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी, बट शॉर्ट कवरिंग याद रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में शॉर्ट बिल्डअप जिसका दबदबा काफी कम था, इन्फो एज, उसके बाद बाटा, जुबिलेंट फूड्स, पेज इंडस्ट्रीज और पीएफसी। जुबिलेंट फूड का जो बिहेवियर था काफी नकारात्मक था, बैकफुट पे आया, काफी शॉर्ट बिल्डअप हुआ यहाँ पे। और लॉन्ग अनवाइंडिंग में अभी कुछ देर पहले हमने इस मंच पे डिस्कशन किया इंटरग्लोब एविएशंस की दिक्कत को लेकर, बट आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए, पिछले 4-5 दिन से क्रम जारी है। और एक्ल फाइनेंशियल, कोलगेट, हेवल्स और एबीबी इंडिया, इन सभी काउंटर्स में आज काफी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और शॉर्ट्स जो लॉन्ग जो थे वो कैश में कन्वर्ट हुए। हर्षदा जी हाँ, ये इनफैक्ट इंटरेस्टिंग ट्रेड्स जो वीरू ने भी मार्क किए हैं। आरती की हम चर्चा पहले भी कर रहे थे, अब आज जिस तरह का मूव देखने को मिला, आरती के साथ साथ ग्रैन्यूल्स इंडिया, दोनों की बात हम करेंगे। मानस, कहाँ ज्यादा आपको कन्विक्शन लग रहा है कि ये जो आज मूव आया है वो ज्यादा चल सकता है? देखिए वॉल्यूम ब्रेकआउट तो डेफिनेटली ग्रैनुल्स में हुआ है, और प्राइस ब्रेकआउट भी है, वॉल्यूम ब्रेकआउट भी है। तो आई थिंक अगर एक ट्रेड लेना होगा इन दोनों में से तो ग्रैनुल्स की तरफ देखना चाहिए। 320 रुपए के भाव चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 309 रुपए के नीचे रहेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ सबसे पहले तो 333 की टारगेट्स पॉसिबल है, और उसके ऊपर 342 तक के टारगेट्स ग्रैनुल्स में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए एक काम करते हैं, अब आपको बताते हैं वायदा बैन की अपडेट। आरईसी बैन में जाने की तैयारी कर रहा है। 102% पोजीशंस यहाँ पर क्रॉस हो चुकी हैं। याद रखिएगा आरईसी ने जो परसों एक बहुत बड़ी ग्रीन बार बनाई थी उसको 90% कल रेड बार ने कवर किया, और आज उस पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल को अब मिटा दिया आज की इस रेड कैंडल ने। लेकिन मंथ टू डेट अभी भी स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी है। बैन से बाहर जो जा सकते हैं, बीएचईएल 79% पर आ गया, कल रह गया था बीएचईएल बैन में बाहर जाने से, शायद आज बैन से बाहर आ जाए। चंबल फर्टिलाइजर बैन से बाहर आना चाहिए, 76% पोजीशनिंग यहाँ पर हो चुकी है। और हिंदुस्तान कॉपर ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन कैंडिडेट है, 81% पोजीशनिंग है यहाँ पर। तो ये अगर ग्राफिक नहीं आ रहा तो स्टॉक दिखा देते हैं, लेकिन चंबल फर्टिलाइजर्स, बीएचईएल और हिंदुस्तान कॉपर, ये 3 स्टॉक्स हैं जो बैन से बाहर आने की तैयारी कर रहे हैं। बीएचईएल तो आ जाना चाहिए, कल भी रह गया था, और चंबल फर्टिलाइजर्स 76% पोजीशनिंग और हिंदुस्तान कॉपर 81% पर। इंटरेस्टिंग मूव्स यहाँ पर बनते हुए। अच्छा, इंडसइंड बैंक जो राजेश सातपुते ने दिया था, राजेश जी अपना टारगेट एक बार रिविजिट करवाएंगे प्लीज? 1460 पर तो क्लोज ही आ रहा है, 2% ऊपर, और लास्ट हाफ आवर में हमने देखा यहाँ पर आधे % की और तेजी आ गई। हर्षदा जी देखिए, मेरा इसका ये स्ट्रक्चर इस तरह से था, 1440 का ब्रेकआउट था तो 1440 का ही स्टॉप लॉस हमने रखा। जब दिया तो ये 1460 चल रहा था, तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के सामने हमने टारगेट सेट किया था 1500-1520। फिलहाल आपके लिए एक अच्छा मोमेंटम ट्रेड साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है।
हमने पंजाब नेशनल बैंक की बात की, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की, कैनरा बैंक जैसे ट्रेड्स जमकर चले हैं आज, और बीच में थोड़ा सा आरबीएल बैंक में भी थोड़ा सा प्ले देखने को मिला है तेजी की तरफ। एक काउंटर जिसमें आज हमने देखिए ज्यादा पोजीशंस दरअसल अनवाइंड होती हुई आखिरी 10-15 मिनटों में ही ये गेम होता हुआ दिखाई दिया है। टेक महिंद्रा देखिए अब नियरली 1259 के आसपास आता हुआ ये डे लो के करीब जाकर टिक रहा है। इस पर मानस क्या व्यू बन रहा है? थोड़ी सी पोजीशंस हल्की हो रही है, ये एक नेचुरल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि कल मेरे ख्याल में डिफेंसिव काउंटर्स में ये स्टॉक भी चला था। नहीं, देखिए कंसोलिडेशन है, कहीं पर भी ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, और स्पेशली जब स्टॉक 22 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, तो आई थिंक प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहिए। पोजीशन में बनी रही है, लेकिन स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 1237 पे कर लें। मेरा समझना है शायद कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो कम से कम 1330 तक किस तरह आपको देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए ये अब एक काम करते हैं, हर्षिता के पास चलते हैं और मार्केट क्लोजिंग अगर हर्षिता की तबीयत ठीक है तो हाँ नहीं कर लेंगे। हाँ। 20,064 के लेवल्स पर निफ्टी आता हुआ आखिरी 2.5 मिनट का ट्रेड। ध्यान दीजिए आज फिर से हमने अटेम्प्ट किया था कि 20,100 के करीब पहुंचे, 20,093 का स्तर मेरे ख्याल में या फिर 100 के आसपास हम पहुंच रहे थे, तो उसी के दायरे में दरअसल ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है, विच इज नॉट बैड। निफ्टी बैंक एक्सपायरी का सत्र 400-450 अंकों की तेजी दिखाई, उम्मीद थी कि कुछ और बढ़त दिखाएगा। 46,000 पहुंचते पहुंचते गाड़ी से थोड़ी सी हवा निकल गई, लेकिन 45,885 के आसपास ये मार्केट जाकर टिक रहा है निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी आईटी में आज कुछ कंसोलिडेशन था, टेक महिंद्रा का मेंशन कर ही रहे थे। आप मिड कैप इंडेक्स देखिए, पहले एडवांस डिक्लाइन रेशियो, कल की विपरीत स्थिति। हालांकि आज हमने देखा था सुबह में ऐसे लग रहा था कि सिचुएशन बिगड़ेगी, लेकिन उसके बाद जो कैचअप किया और मिड कैप्स में जो रफ्तार आई है वो सराहनीय है। इंडेक्स करीब 67.2 पर, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स कई सारे थे जहां पर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिला। अच्छा, आज देखिए फिर से दिग्गजों के नाम ये तेजी बनी है, तो ग्रासिम जैसा ट्रेड चला है, वहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। और बाकी सीमेंट काउंटर्स में, क्योंकि आगे यहाँ पर कुछ जानकार कह भी रहे हैं कि प्राइसेस और बढ़ सकती है, तो ग्रासिम का स्टॉक नियरली 3% के गेन्स पर जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया। कोल इंडिया पर नजर रखिएगा, कोल इंडिया में एक बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला। इनफैक्ट ये स्टॉक इस साल का थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर है अगर दूसरे काउंटर्स के साथ अगर आप कंपेयर करते हैं, लेकिन मोमेंटम आ रहा है, 3-3.25% तक का इजाफा इधर भी बना। भारतीय एयरटेल का हम जिक्र कर रहे थे, जहां पर क्लियरली इंटरेस्ट है ज्यादातर ब्रोकरेजेस की तरफ से, लगभग 3% के गेन्स इधर भी बनते दिखाई दिए। तो ये कुछ दिग्गज काउंटर्स है जहां पर तेजी बनती दिखाई दी। अब सेक्टोरली फर्टिलाइजर शेयर, सीमेंट शेयर, ये कुछ पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ थे। चुनिंदा फार्मा कंपनियों में हमने देखा या फिर केमिकल कंपनियों में हमने देखा इंटरेस्ट बनता दिखाई दिया, चाहे वो आरती इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर्स हो, आपके ग्रैन्यूल्स जैसे काउंटर्स हो, कैश साइड पर आईओएल केमिकल जैसे काउंटर्स में तेजी बनती दिखाई दी थी। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग पॉकेट्स थे। चलिए अब आपके लिए हीट मैप लेकर आते हैं, जहां पर आपको साफ नजर आएगा कहां पर तेजी और कहां पर मंदी रही। तो मुनाफा वसूली की ग्रिप में थोड़ी सी ये चुनिंदा ऑटो कंपनियां, M&M देखिए 1535 के आसपास हमने देखा था, मेरे ख्याल में आज सुबह में हीरो में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी, मारुति में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग रही है। आईटी कंपनियों में इन्फी, टेक महिंद्रा, टीसीएस जैसे काउंटर्स में हमने देखा हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। कंसोलिडेट कर रहे हैं काउंटर्स, जैसे मानस भी मेंशन कर रहे थे। तेजी में कोल इंडिया, ग्रासिम, टाटा ग्रुप की कंपनियां, टाटा कंज्यूमर 889-890 पर क्लोज कर रहा है। टाइटन आप देखिए करीब 2-2.5% के गेन्स पर दिख रहा है। टाटा मोटर्स में भी जाते जाते 626 का लेवल आ गया, लगभग 1% तक का इजाफा यहां बनता दिखाई दिया। लेकिन आज पूरा प्ले बैंकों के नाम है। बैंकों में आप देखिए स्टेट बैंक 1% ऊपर, कोटक महिंद्रा बैंक नियरली 1% के गेन्स, एक्सिस में 1016 के लेवल्स 1.5% की तेजी, और इंडसइंड बैंक लगभग 2% ऊपर। एचडीएफसी के लिए बहुत शार्प मूव्स थे एचडीएफसी बैंक, और अब फाइनली 0.29% तक के गेन्स पर ये जाकर टिक रहा है। तो आज की क्लोजिंग आप कह सकते हैं कल के करेक्शन के बाद इज एब्सोल्युटली नॉट बैड। यहाँ पर 70 अंकों का इजाफा देखने को मिला है निफ्टी 50 में। निफ्टी बैंक में 400 पॉइंट की तेजी, और मिड कैप इंडेक्स आज 73 अंकों की बढ़त पर जाकर टिक रहा है। चलिए लेकर आते हैं आपके लिए सीधा सौदा का अपडेट। आशीष और नीरज के बीच का मुकाबला, वहां पर रिटर्न्स किन किन स्टॉक्स ने सबसे ज्यादा कमाए हैं। तो ऑरेकल फाइनेंशियल और हैप्पीएस्ट माइंड, ये मंदी की तरफ नीरज ने पकड़े थे। आरसीएफ और टाटा पावर तेजी में थे और वहां पर 1-1.5% तक के गेन्स बने हैं।
अब आशीष के कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। केएसी इंटरनेशनल ऑर्डर विंस का सिलसिला जारी है। जय भारत आई थिंक सितंबर 16 को बोर्ड बैठक है फंड रेज को लेकर। ओएनजीसी कच्चे तेल का प्ले यहां पर, और एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग कल की ब्लॉक डील के बाद जो खरीदारों के नाम हैं, अच्छी पेडिग्री के निवेशक आते हुए, और वो स्टॉक पुल बैक में 1.1% ऊपर आज। बिल्कुल। तो खैर आज वीकली ऑफ एक्सपायरी बैंक निफ्टी की और कल वीकली एक्सपायरी निफ्टी की, प्लस कल मार्केट रिएक्ट करेगी यूएस के इन्फ्लेशन डेटा पर। बहुत कुछ लाइंड अप है कल के ट्रेड में। वीरू बिल्कुल बहुत कुछ लाइन अप, और कल निफ्टी की एक्सपायरी भी। आपसे फिर मुलाकात होगी इस पैनल की अनुज, मेरी, हर्षदा, नीरज जी और आशीष की सुबह 6:57 पे मॉर्निंग कॉल में। उसके बाद मुनाफे की तैयारी 7:57 पर। तब तक के लिए नमस्कार।